दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर से मैं ये अपनी स्टोरी का एक दूसरा ब्लॉग लेके आ गया हूँ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, मेरा माइक ऑन है कि नहीं। ओके, ऑन है। तो आपको अच्छी आवाज़ मिलेगी। तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और आप सभी लोगों का परिवार बना रहे, खुशहाल रहे। मेरी तरह परिवार बिखरने वाले आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए। और कभी भी आपके परिवार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच के चलते भी अपना परिवार बसा के अपने आप को एक अपर स्टेज पे रखे हुए हैं। जिनका ससुराल है ना, जिन महिलाओं का ससुराल है, वो महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकती हैं। जो औरतें अपना परिवार, जो महिलाएं, जो लड़कियां अपना घर बार बना लेते हैं ना, उनका स्टेज एक कदम ऊपर होता है ना। तो उन महिलाओं को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और अगर मेरे से बड़ी हैं माताएँ जी, उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। जैसे मेरी भी माताजी हैं, उन्होंने भी घर-बार बनाया था, है ना? वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्होंने भी अपना घर-बार बनाया था। मैं अपनी माताजी के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने भी बहुत कष्ट झेले हैं। मेरी माँ के बराबर कष्ट मुझे नहीं लगता, है ना? अब चलो वो तो मेरी माँ है, तो मैंने अपनी माँ के कष्ट देखे हैं, बट महिलाएँ बहुत ज़्यादा कष्ट झेल के भी अपना घर-बार बनाती हैं। मैं ऐसी महिलाओं को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारी जैसी महिला अगर कुछ 1-2 मिलते हैं इस संसार में तो कोई बात नहीं, वो किस्मत की बात होती है। वो अब क्या कहूँ मैं उसके बारे में ना, मैं काल्पनिक नहीं जाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं अपना ये ब्लॉग फिर से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिट ना करूँ। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरे लिए मेरी वाइफ़ ने 6 पेज का, है ना, 6 पेज का ये समन भेजा हुआ है। समन कहते हैं इसको, ठीक है? जिसमें 6 पेज का ब्लेम है। इन ब्लेम के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। इस ब्लेम को एक-एक पॉइंट में इनका किल कर रहा हूँ एविडेंस के साथ। और इसके पीछे इन्होंने प्रार्थना पत्र भी लगाया है कि हमें 15,000 रुपये दिए जाएँ और 25,000 रुपये पूरा बंडल में दिया जाए, है ना? तो ये देवी जी खुद घर छोड़ के गई हैं। और इनके माता-पिता का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। अगर आप लोग बोलोगे कि कैसे, तो आप मेरा फेसबुक पेज पे जाके या इंस्टा पेज पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इनके बारे में काफ़ी वीडियो डालनी शुरू कर दी हैं। इंस्टा पे अभी शुरू किया मैंने, कल ही एक वीडियो डाली है। और फेसबुक में डाली है मैंने, वो फेसबुक बीच-बीच में मैं डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके इनके करतूत, इनके माता-पिता के कर्म आप देख सकते हैं। कैसे एक माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। एक माँ है जो जब हम किसी बात पे टॉपिक कर रहे होते हैं तो उस पे ना आग में घी डाल रही है, ऐसी भी माँ है ना? तो ऐसी माएँ भी घर बना रही हैं, तो कोई बात नहीं है, घर बिगाड़ रही हैं एक्चुअली, बना नहीं रही हैं वो। तो वो क्या कहती हैं, जैसे मेरी और मेरी वाइफ़ में थोड़ी बात किसी चीज़ पे हम टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, तो इनकी माँ आग में घी डाल रही है। तो उस टाइप की वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। मैं ये वीडियो के साथ वो फेसबुक पेज फिर से मैं 24 घंटे के लिए उसको एक्टिवेट करूँगा। तो आप लोग पक्का उस वीडियो को देखना, कैसे एक माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती है। और बहुत सारी वीडियो हैं, मैंने अभी डाली नहीं है, वो मुझे हो सकता है कोर्ट में दिखाने पड़ सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये जाना है मेरे को वहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। तो एविडेंस हर चीज़ को मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा अभी। जब मुझे वहाँ से हार मिल जाएगी, और हारना तो है ही, महिलाओं का केस है। मैं तो पहले ही इस समाज का जो महिलाओं का कानून देख के मैं पहले ही सहमा हुआ हूँ कि हो सकता है मुझे हारे मिले, बट मेरे पास एविडेंस तो हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि आपके पास एविडेंस भी हैं, लेकिन महिलाओं के फेवर ही ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ठीक है, महिलाओं के फेवर ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी तो बहुत चीज़ विचार आने लग गए हैं मेरे पास, मेरे खोपड़ी में ना बहुत 3-4 टाइप के विचार आने लगे हैं। वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगा। तो जैसे मैंने पिछले भाग में, ये भाग 2 है हमारा। तो जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था कि मैंने अपनी वाइफ़ को बीएससी नर्सिंग, मतलब शादी हो गई थी, है ना? शादी के बाद मैंने उसको बीएससी नर्सिंग के लिए रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। वहाँ पे मैंने उनके लिए ऑटो की सुविधा कर दी थी। क्वार्टर से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज 7 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर था। तो मैंने आर्मी क्वार्टर से हैं, तो वहाँ से मैंने इनके लिए अप डाउन के लिए ऑटो लगा दिया था। और ये आराम से जाती थी, सुबह फर्स्ट क्लास, है ना, आया जैसे गाड़ी बाहर लग गई हो, बिल्कुल ऑटो आ जाया करता था। ऑटो में बैठ के जाना, पढ़ना, वापस आना, है ना। तो चलो बीएससी नर्सिंग कोर्स चलने लग गया।
दीपावली आई थी, दीपावली में करवा चौथ भी आया था, करवा चौथ भी मना, हमारा पहला करवा चौथ था। और उसके बाद दीपावली भी आई, सब कुछ ठीक चल रहा था। दीपावली में फिर ये अपने घर भी गए थे। जो भी है छोड़ो, है ना, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो नवंबर का महीना था, दीपावली हो गई थी, फिर आया जनवरी फरवरी, और अब आ गया था फरवरी का महीना। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं अपनी आर्मी की ड्यूटियाँ कर रहा था। मेरी वाइफ भी बीएससी नर्सिंग कर रही थी, उसको मैं टाइम टाइम पे उनके स्कूल के फीसेज भर रहा था। उनकी सारी इच्छाएं, उनके सारा चीज़ को मैं ध्यान में रख के उनके सारे पूर्तियाँ पूरी कर रहा था। तो अब आया था जनवरी का महीना, फिर आया फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा हैपनिंग हुआ, जो मैं आज तक भी नहीं भूला हूँ। और मैं कभी ज़िंदगी में, अगर जब तक भी मैं ज़िंदगी में रहूँगा तब तक मैं उस हैपनिंग को हम नहीं भूल सकते हैं। वो है हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कष्ट, दुख। वो है मेरी माताजी का इस दुनिया से चला जाना। 17 फरवरी को मेरी माताजी का देहांत हुआ था। और तो वो काफ़ी हिला देने वाला था। ये है मेरी माताजी। आप लोग मेरी माताजी का फ़ोटो पक्का ज़रूर देखेगा। पहाड़ से थे, गांव से थे, उनको गांव में गृहस्थी बसाना, पूजा पाठ करना, और सभी के लिए अच्छा सोचना, दिल साफ़ था। कोई भी इनके खिलाफ़ भी कोई नहीं बोल सकता है कि ये गंदे थे, इनका दिल गंदा था, इन्होंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा हो, है ना। कोई भी अगर दरवाजे पे मांगने आता था, ये खाली हाथ नहीं जाने देते थे। सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, है ना, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। बहुत जल्दी ये मेरी तरह इमोशनल हो जाते थे, आंखों में आंसू इनके भी बहुत जल्दी आते थे। तो सारे लोग इनके लुक के हिसाब से ना, सारे लोग मुझे कहते थे कि तुम अपनी माँ की तरह हो। तो मैं अपनी माँ की तरह ही था, मैं अपनी माँ की तरह ही था, बिल्कुल था और हूँ। मेरा मन, दिल, व्यवहार सब मेरी माँ की तरह ही है। हम लोग बहुत छोटी चीज़ों में खुश रहने वाले लोग थे, है ना। हम लोग बहुत लिमिटेड लोग थे, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी किसी भी चीज़ की। बहुत खुश रहते थे, भले मैं कभी कभी रोटी और नमक और मट्ठा खा के भी हम सो जाते थे, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बहुत सुकून था हमारी ज़िंदगी में। जब तक ये माताजी थी तब तक मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सुकून था। जब ये चले गए ना दुनिया से, फिर मेरे ज़िंदगी में भूचाल आया। भूचाल, समझ रहे हो आप। फिर मेरी ज़िंदगी में आया भूचाल, भूकंप, अफरा तफरी। कहीं ना कहीं मेरे सर से मेरी माँ का आशीर्वाद या हाथ उड़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। मैं इन्हीं माँ की वजह से अपनी शादी को बहुत दिन तक लेट किया था, कि मैं इनकी केयर या फिर इनके लिए मेरा प्यार कम ना हो जाए। लेकिन फिर वाइफ आई तो उनके लिए भी प्यार मैंने बराबर दिया, ऐसी बात नहीं है, वो भी तो मेरी है। तो प्यार बटा है, बट मैंने इनको भी कहीं नहीं छोड़ा पीछे, कहीं नहीं होने दिया। फिर भी अपनी वाइफ के लिए मैंने इनको, मम्मी को काफ़ी कष्ट दिए हैं। मैं अभी बता रहा हूँ आगे, है ना। मैंने इनको छोड़ दिया था एक तरह से ना। मैं, वाइफ और मैं बरेली में रहने लग गए। फिर इनसे बस बातें ही, फ़ोन पे ही बातें हो पा रही थी, और छुट्टियों में ही कभी कभार जाना हो रहा था। तो मैं अपनी माँ से जब लास्ट टाइम अलग हो रहा था ना, मुझे नहीं याद आ रहा कब था वो, कुछ ही दिन पहले, जब इनके मम्मी, हाँ 4 महीना पहले मुझे याद है, अप्रॉक्स नवंबर में मैं शायद छुट्टी चला गया था लास्ट में ना। तो छुट्टी मिली थी मेरे को उस साल की लास्ट की, तो मैं छुट्टी गया था मम्मी से मिलने। तो जब मैं लास्ट टाइम अपनी माँ के सामने से उठा था ना, तो मेरी माँ भी बहुत तेज़ रोई थी, और मैं भी। पता नहीं क्या था वो, एक अनहोनी का संकेत था। मतलब ऐसा एकदम से रोना आना इतना ज़्यादा, वो एक पता चल जाता है। वो एकदम से मम्मी भी रोई थी मेरा, क्योंकि मैं माँ का मुँह ही मुँह देख रहा था ना। मैं मम्मी का मुँह ही मुँह देख रहा था कि मेरी माँ क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है मेरे जाते समय अपनी बहू को लेके जा रहा हूँ, है ना। उस समय मेरी वाइफ भी इनके साथ 1 महीना रही थी, है ना। 1 महीना रही थी, ज़्यादा नहीं रही। मेरी वाइफ इनके साथ 1 ही महीना रही थी। और उसमें भी मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बड़े परेशान कर दिया। बोला मेरे को ऐसे गाँव में रहना पड़ रहा है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, हैं। मेरे को बोला घर के काम भी सीख जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या हो गया, काम सीख रहे तो काफ़ी मेरे पे ब्लेम लगा रही थी। मैं नया नया शादी था, तो उनका भी सुनना ज़रूरी था, और इनका भी। तो चलो, वो तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के बहाने बाहर ही हो गए थे, बाहर आ ही गए थे।
बट लास्ट टाइम जब मैंने मम्मी का मुंह देख के वहाँ से उठा था ना, तो मम्मी का भी एकदम से रोना और मुझे भी रोना आया था। तो उसके बाद मैं कभी मिला नहीं मम्मी से, कभी नहीं मिला था। चलो मम्मी की कहानी हो गई है। तो मम्मी का सारा, मैं गांव में गया, सारे मैं ही गया था बरेली से, मैं ही जल्दी फटाफट गया था। भाई मेरा बाहर था, वो भी आ गया था बाद में। तो मैंने जो भी सारे घर में काम क्रियाक्रम होते हैं मम्मी के, सारे करे नंगे पाँव। लोग हैरान थे, बोला यार तुम अपनी माँ का क्रियाक्रम नंगे पाँव? पहाड़ों में इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते, इतने कांटे, इतने पत्थर, सर्दी का मौसम फरवरी का, कपड़े भी नहीं पहन रहा था। मैं बोला अगर जैसे प्रॉपर क्रियाक्रम होता है वैसे ही करूँगा मैं, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। हैरान थे। मैं वहाँ से, गांव से ना, जो शमशान घाट था कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर था और पत्थरों का रास्ता था। मैं पूरा नंगे पाँव गया। मैं बोला नहीं, माँ है भाई। चलो, तो मैंने अपनी माँ के लिए सारे क्रियाक्रम पूरे प्रॉपर जैसे किए जाते हैं वैसे किए। कष्ट पूरा मैंने अपने ऊपर कष्ट डाला, मैंने अपने आप को कष्ट में डाला कि मेरी माँ को, आत्मा को शांति मिले। फिर मैंने हरिद्वार भी गया, इनके अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जन भी किया। साथ में वाइफ भी थी मेरी, ऐसी बात नहीं, साथ में थी। और वाइफ जी हमारे घर में थी तो काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी माता पिता जी ने इन्हें कभी काम नहीं सिखाया। उस टाइम मैंने ये चीज़ें फील नहीं करी थी। मैं आज बोलने आ रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि अब बात बिगड़ ही चुकी है तो इनकी असलियत बाहर आनी चाहिए। तो 11 दिन 15 दिन हम इसके कॉलेज से छुट्टी लेके, मैंने वहाँ से इनके प्रिंसिपल को बात किया था। मैं ही बात करता था, गार्जियन मैं ही था, इनके प्रिंसिपल टीचर सबसे बात मैं ही करता था। तो मैंने उनसे बात करके बताया कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, मैं छुट्टी है, मेडिकल हम आपको दे देंगे। तो ये मैडम जी क्रियाक्रम था घर में, चलो ठीक है। गांव के लोग, और ये पिथौरागढ़ की थी, थोड़ा सा अनबन हो रही थी, इसको परेशानी थी, बट एक चाय का कप तक ये पिला के देने के लिए खुश नहीं थी। मतलब इसके माँ बाप ने इसको कभी काम सिखाया नहीं घर में। इसके माँ बाप इसको, मैं देख रहा था जब मैं इनके मायके में रहता था, तो कभी भी ये काम नहीं करते थे वहाँ पे। माता जी इनके काम करके बेड में ला के खाना देती थी इनके तीनों बच्चों को, और वो छोटी वाली बड़े वाले सबको ऐसे हाथ से खाना खिलाते थे। मैं बोला क्या है यार, कब सीखेंगे बच्चे काम? अब वो चीज़ें तो शादी के बाद दिख रही थी मेरे को। तो कभी भी इतना क्रियाक्रम में, इतनी मैं तपस्या में था, कभी भी इसने मेरे को एक कप चाय बना के दे दी हो, या फिर कभी हमारे वहाँ पे जो भी आ रहे थे बाहर से लोग, किसी को पानी पूछ दिया हो, जी नहीं, बैठे आराम से। क्योंकि ये परवरिश कभी इनको दी नहीं गई थी ना, तो वही खामियाजा इनका, ये जो आज इन्होंने कर रहे हैं ना, ये कोर्ट से मेरे को कागज़ भेज रहे हैं ना इतना बड़ा बड़ा, ये सब यही है, इसी का फल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी का महीना चला गया था और मैंने ना वो सारे, मैंने 3 महीने के लिए मम्मी के लिए, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वार्षिक श्राद्ध होता है ना। तो मैं आर्मी में ड्यूटी करता था, मैं इतना 12-1 साल तक नहीं कर पाता था। मैंने 3 महीने का परमिशन ले लिया था आर्मी से कि वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसको अडॉप्ट करते हुए 3 महीने के लिए मैंने अपनी मम्मी के लिए वार्षिक, मतलब मैं सारे नियम करूँगा करके 3 ही महीने मैंने उनके लिए कर पाया था। तो इस बीच में मैरिज एनिवर्सरी आ गई हमारी मई में। मई का महीना था, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मेरे 3 महीने का ये टर्नओवर भी पूरा नहीं हुआ था। तो फिर मेरे मैरिज एनिवर्सरी भी आ गई। अब मुझे तो, मैं तो हूँ गम में, मैं हूँ परेशान, मैं था दुखी। लेकिन मेरी वाइफ को तो कोई दुख नहीं था, वो तो भाई दूसरे घर की थी। उन्होंने कहा हम मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तब मैं अपने पिताजी को अपने पास ही रखा था, क्योंकि वो भी काफ़ी गम में थे। उनकी तो पार्टनर गई हुई थी, मेरे साथ क्वार्टर में ही थे वो। तो उनका भी मुंह देख रहा था, वो तो स्माइल ही नहीं आ रही, बट उन्होंने फिर भी अलाउ किया। मैंने भी बोला ठीक है, पहली मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, क्या करेंगे? बोला हम केक काटेंगे, बैलून लगाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे। मैं बोला यार थोड़ा कम करेंगे, है ना। अभी देखो ये दाढ़ी वाड़ी मेरी बढ़ी हुई है, और ये सब चीज़ें अभी ना इतना जल्दी ठीक नहीं है। बोला मैंने इनको तो नहीं मानी, ये बोला नहीं हम करेंगे। कोई बात नहीं, बोला जाने वाले चले गए, हम करेंगे। 3 ही महीने हो रहे थे, मई का महीना था, फरवरी में माता जी गुजरी हुई थी। तो मैंने इनकी बात को रखना ही पड़ा और मैंने इनका साथ दिया। मैंने वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इनका साथ दिया। इन्होंने केक डिमांड किया, सब कुछ हुआ वहाँ पे क्वार्टर में, हमारे आर्मी क्वार्टर में, और हमने काफ़ी जो जैसे होता था वैसे ही मनाया। फिर सब चीज़ किया, फिर जितने हमारे क्वार्टर के मेंबर थे सबको हमने बुलाया, वहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन किया, लोग आए गए। इस बीच में जब मैं केक काट के अपने पिताजी को केक खिला रहा था ना, फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था। देखो पापा खुश, मतलब एक
एक साइड से तो उनको अच्छा लग रहा है, इनका मैरिज एनिवर्सरी हो रहा है, दूसरे साइड उनके पास बहुत ज़्यादा दुख था। इनकी माताजी भी बोल रही थी मनाओ, कुछ नहीं होता है, मनाओ। तो माँ तो मेरी गई थी ना, आप तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कहो गई, क्या हो जाता अगर हम नॉर्मली घर में एक केक ला के काट देते अंदर अंदर ही, तब भी चल जाता तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए। चलो ठीक है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी हो गई, मैंने अपनी बीवी की बात रखी, मैं बोला ठीक है ओके चलो करते हैं। दिल में पत्थर रख के मैंने वो सेलिब्रेशन भी किया था, है ना, दिल में पत्थर रख के। जो भी लोग यहाँ पे आर्मी वाले मेरे रिलेटेड हैं उनको पता है, मैंने फुल मतलब पूरी तरह से मना ही लिया उसको। जो बाद में बहुत फील हो रहा था, मैं बोला यार मदर है नहीं, गई हुई है मेरे, ये देखो सब चीज़ चल रहा और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा। बोला केक भी हम वो वेज वाला लाएंगे, बोला नॉन वेज नहीं लाएंगे। तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा वहाँ पे चलता रहा आर्मी में, सब कुछ कोर्स वोर्स होता रहा। अब आगे बढ़े, इनका लास्ट ईयर था कोर्स का, बीएससी फाइनल ईयर का, लास्ट के कुछ 7-8 महीने बचे थे। इतने में मैं फिर है ना, उससे पहले मेरी पोस्टिंग ना बरेली से जेएनके में चला गया था, मैं राष्ट्रीय राइफल में वहाँ पे कहीं पे चला गया था। तो फिर मेरे को इनको क्वार्टर से बाहर शिफ्ट करना था, तो इन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल में नहीं जाऊँगी, मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगी, मैं बाहर ही रहूँगी, रूम करते हैं। तो मैंने इनके लिए बरेली में इनके कॉलेज से लगा हुआ कमरे में कमरा ढूंढ के रूम लिया, इनकी इच्छा से। बोला हॉस्टल के अंदर हमें ना फ्रीडम नहीं मिलता है, हमें वहाँ पे खाना पीना तो मिलेगा, अच्छा मिलता है खाना, काफ़ी लोग रह रहे थे इनके क्लासमेट। तो ये बोली कि वहाँ पे ना बहुत बंधन है, अब बंधन तो लगेगा ही, है ना, जो बिगड़े हैं तो वो तो बंधन लगेगा ही। तो इन्होंने बोला मैं बाहर ही रहूँगी, और मैं चिंता में रहता था कि मेरी वाइफ वहाँ पे अकेले रह रही है, मैं आर्मी में ड्यूटी कर रहा था। फिर इन्होंने अपने भाई को रखा कुछ दिन अपने साथ में, फिर कुछ दिन अपनी बहन को भी रखा। अब बहन तो पढ़ाई करती थी, ज़्यादा दिन नहीं रहा, भाई ने 12th कर लिया था, तो कुछ टाइम रहा वहाँ पे, काफ़ी टाइम रहा, उन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करी वहाँ पे, 1 साल अप्रॉक्स वहाँ पे। फिर ऐसे चलता रहा, मैं आता था छुट्टी, सब कुछ अच्छा था। वहाँ के मकान मालिक मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आज भी मिस करते हैं। वो मेरा एक एग्जांपल देते थे, बोला भैया आपके जैसा केयरिंग हस्बैंड है ना शायद ही होते होंगे। वो लोग जब रात को सोते थे तो मेरे बारे में बातें किया करते थे। वो अभी कुछ दिन पहले मेरे को बता रहे हैं कि भैया आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कह रहे थे यार हम तो आपका एग्जाम्पल देते थे, हम आपके बारे में बात करते थे यहाँ पे कि इतने केयरिंग हैं भैया, यार आपके साथ ऐसे कैसे हो गया। फिर उनको स्टोरी समझ में आ गई, पढ़ाया लिखाया, बच्चे हुए, चल दी, ये तो चल ही रहा है ना आजकल। फिर मान लिया उन्होंने भी, हाँ ये तो चल रहा है भैया, कोई बात नहीं भैया संभालिए, कह रहे थे वो काफ़ी लगाव था उनके साथ में। तो वो अभी भी हमारे साथ कांटेक्ट में है, वो दीदी भी बहुत अच्छी थी वहाँ पे। तो उनको मेरा व्यवहार, मेरा उठना बैठना, वो दीदी कहा करती थी, बोला भैया जब भी आप छुट्टी आते हो ना मौसम बदल देते हो आप, है ना, मौसम बदल देते हैं, वो दीदी कहती थी मेरे को। तो एक साफ दिल का आदमी था मैं, खुश मिजाज था, आगे सामने वाले को हंसी खुशी देना मेरा काम था। तो इस वजह से मौसम चेंज भी हो रहा होगा मुझे तो खैर अब मुझे क्या पता। तो बरेली में खूब ज़्यादा गर्मी हो रही होती थी तो बारिश आ जाया करती थी, आंधी तूफान कुछ ना कुछ हो जाता था जब मैं आता था, ऐसा वो दीदी बोला करती थी मेरे को। मतलब इतना अच्छा मानते थे वो लोग ना। तो सब कुछ सही चल रहा था। अब आ गया टाइम इनका, मैं वहाँ पे फिर वापस चला गया छुट्टी काट के। तो वहाँ से फिर मेरे को ना यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए मेरे को फ़ॉरेन के ट्रिप के लिए नाम आ गया कि आप अभी अपने लिए क्वालिफाई करना था, उसमें टेस्ट देने थे। वो टेस्ट दिए मैंने, मेहनत करी, छुट्टियों में भी मैंने अपने फ़िज़िकल अपडेट किया और उसके बाद मैं सिलेक्शन हो गया यूनाइटेड नेशन मिशन फ़ॉरेन के लिए। फिर मैं वहीं पे उन्हीं के साथ बच्चे थे, काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारे मकान मालिक थे, मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो गया था, मैं चला गया फ़ौरन। अब पिताजी कहोगे तुम, पिताजी गाँव में क्यों रह रहे हो? वो गाँव के लोग ना इतनी जल्दी बाहर नहीं आते हैं। आप लोगों के गाँव में भी है ना, कहीं के गाँव भी हो, गाँव के लोग इतनी जल्दी शहरों में आना पसंद नहीं करते हैं। तो पिताजी नहीं आते थे, थोड़े दिन आते थे, रुकते नहीं थे वो, फिर उनको बेचैनी हो जाती थी, वो चले जाया करते थे। तो वाइफ़ अकेली ही थी, अब वो कोर्स भी कर रही थी और मैं चला गया। 6-7 महीने इनके कोर्स बचे थे, ठीक है। वहाँ से मैंने पढ़ाई, इनका फ़ीस प्रॉपर भरता रहा, पैसा ऐसा जितना आ रहा था। इनके फ़ीस काफ़ी फ़ीस भरी मैंने इनकी, ओनली फ़ीस ही फ़ीस 6-7 लाख रुपए भरे थे मैंने इनके, अगर आप जोड़ेंगे ना, और किताबें कपड़े भी जोड़ें तो 7 लाख मान लो आप, फ़ीस ही फ़ीस, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें चलती रही, आगे बढ़ते रहे, कोर्स हो गया कंप्लीट। मैं आज था फ़ॉरेन में, फ़ॉरेन से मैं आ गया वापस कोटा राजस्थान में, मैं पोस्टेड हो गया और मेरी फैमिली का कोर्स पूरा हो गया। तो ये मैडम जी का कोर्स, मैं फ़ॉरेन से आने से पहले इन्होंने कहा कि अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, मैं अब ना हल्द्वानी जाती हूँ। मैं बोला हल्द्वानी क्यों? बोला वहाँ पे पापा हैं, उनके साथ रहूँगी। मैं बोला अच्छा।
ठीक है। मैं मतलब इतना केयरिंग था ना, मैं बोला ठीक है, आपकी केयर हो जाए, आपका भला हो जाए, आपको दुःख ना पहुँचे। मैं बोला ओके ठीक है। वो मेरा सबसे गलत स्टेप था, जो मैंने इसको इसके पापा के साथ जाने का अलाउड किया, वो मेरा सबसे गलत स्टेप था आज। वो क्यों था अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये चली गई अकेला सामान वामान वहाँ रूम बंद करके इधर। तो मैं आया फ़ॉरेन से, वहाँ से मैं छुट्टी लिया, छुट्टी लेके फिर मैं सीधा बरेली गया, बरेली से सामान पैक किया, वापस मैं भी हल्द्वानी में सेटल हो गया। वहाँ छोड़ के, बरेली छोड़ के, अब कोर्स हो गया था वहाँ से, और ये अपने पापा के साथ रह गई। फिर इनके पापा ने एक 3 रूम सेट ढूंढ लिया था हल्द्वानी में, फिर हम वहाँ पे सब लोग एक साथ रहने लग गए। जो यह मैंने बहुत गलत किया, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए था। मेरी वाइफ़ को इतना ज़्यादा खुला छूट नहीं देना चाहिए था कि वो अपने पापा के साथ जाके बैठ जाए, क्योंकि ये उसी का फल है जो हुआ है ना। उसके बाद वाइफ़ मेरी प्रेग्नेंट थी, और 2018 नवंबर में मेरा पहला बच्चा हुआ। प्रेग्नेंट थी, बच्चा हुआ, और हम हल्द्वानी में भी अच्छे से रहने लग गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब तक मैं बीएससी नर्सिंग इनको करा रहा था, तब तक मैं अपने सास ससुर के लिए सबसे बेस्ट जमाई था। मेरा जैसा जमाई कहीं नहीं है, ऐसा ये एग्जांपल देते थे। मेरी वाहवाही थी तब। खाना पीना बनाता है, घर के सारे काम करता है मेरा जमाई, ऑलराउंडर है मेरा जमाई, बहुत अच्छा है मेरा जमाई, व्यवहार अच्छा है मेरे जमाई का। मेरा जमाई बहुत ही अच्छा है, लोग भी कहते थे अच्छा जमाई है आपका, है ना। तो वो लोग जो देख रहे होंगे अच्छा है कहने वाले, तो आपको पता है मैं ऐसा ही था ना उस टाइम पे। जब तक इनकी लड़की बीएससी नर्सिंग करके कोर्स कर रही थी, तब तक मैं अच्छा ही था। और इन्होंने इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा भी है कि ये इनका व्यवहार अच्छा था। जब तक बीएससी नर्सिंग कर रही थी, इनका व्यवहार अच्छा था, इसमें लिखा भी है, इन्होंने खुद लिखा है। उसके बाद मैं गया फ़ॉरेन, और फ़ॉरेन में फिर मैंने वहाँ पे अपने 8 महीने का टर्नओवर किया। वहाँ पे मैंने कुछ नई चीज़ें भी सीखी, और कुछ शेयर मार्केटिंग से भी मैंने कुछ शेयर मार्केट का भी नॉलेज लिया। उसमें मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया। 70-80 हज़ार रुपये मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, एक बॉम्बे डाइंग कंपनी थी उसमें। तो जब से मैंने इन्वेस्ट किया, वो भाई साहब माइनस में ही रहे। 5-6 महीना में देखा उसको, माइनस में ही रहे, हमेशा माइनस में बैठे रहते थे। मैं बोले क्या है, फिर निकाल के बैठ गया मैं, वापस निकाल दिया मैंने अपना इन्वेस्टमेंट। 6-7 हज़ार रुपये का लॉस करा, वापस निकाल दिया। मैं बोला यार क्या है, हटाओ उसको, इतने में तो हम बैंक में ना इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता। निकाला, वापस आया, और अपने बच्चे हो गए, बच्चे का नामकरण सब कुछ हुआ। पैटर्निटी लीव लेके फौज से आया था मैं नवंबर 2018 में। उसके बाद पैटर्निटी लीव, बच्चा, सब कुछ ठीक हुआ, फिर मैं चला गया वापस, फिर मैं दोबारा आया। अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 22 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो है यहाँ पे, इसे आप बहुत ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ था, जब मेरा बच्चा 3-4 महीने का था, मैं फरवरी मार्च में छुट्टी आया था, पहला बच्चा था, और मैं फर्स्ट टाइम ही छुट्टी आया था, बच्चे की डिलीवरी करा के पहली बार छुट्टी आया था, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब मैं सबके लिए अच्छा भी था। तो मैं और मेरी वाइफ ना किसी सामान के बारे में कुछ बात कर रहे थे। बोला यार नहीं, हम ये सामान यहाँ रखेंगे, अरे नहीं यहाँ रखेंगे, ऐसे हम कुछ तेज़ आवाज़ में आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। इतने में इनके पिताजी जो दूसरे कमरे में थे, मेरे बच्चे को गोद में ऐसे ऐसे हिलाते हुए, उनको पता नहीं क्या बुरा लगा, वहाँ से आए हो। देखो कितने खतरनाक है इनके पिताजी, आप यहाँ पे देखना है। वहाँ से आए, बोला तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, है क्या हो रहा है। अपनी लड़की को कहा बेटा तुमको इसके साथ नहीं रहना है क्या, तलाक ले लो। क्या कहा, दोबारा बोल रहा हूँ, बेटा तुमको इसके साथ नहीं रहना है क्या, तलाक ले लो। मैं सरप्राइज़ था, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। मैं जिस सास ससुर का इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था कि ये मेरी बड़ाई करते थे, मेरे को भी अच्छा मानते थे, और मैं भी इनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था। मैं चाहता तो इनके पाँव धो के वो पानी पी जाऊँ, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था मैं भी इनका। ऐसे सर को नीचे करके बात करता था, ऐसे करके बात नहीं करता था, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ये बात सुन के मेरे ज़मीन ना ऐसे हिल गई थी। तलाक अपनी बेटी को, और मेरे को क्या बोला पता है, बेटा तुम तलाक ले लो और तुम अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से, सामान बांधो निकलो। अरे मैं क्या हो गया, मैं ऐसे ऐसे देख रहा थोड़ी देर, मैं बोला क्या हो गया। फिर वो जिद पर अड़ गए, बोला निकलो निकलो निकलो। तो इतने में मेरी वाइफ निकल के अपने पापा के कमरे में जाके बैठ गई। समझ रहे हो आप, इतने में मेरी वाइफ साइड से निकल के अपने पापा के कमरे में जाके चुपचाप बैठ गई, जबकि हमारा कुछ भी नहीं था, झगड़ा भी नहीं था, कोई तू ता भी नहीं हो रही थी, खाली हमारा वो कोई सामान के ऊपर बातें हो रही थी।
तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई थी, मेरे को फ़ोर्स कर रहे थे कि आप सामान बाँधो और निकलो। तो जब फ़ोर्स कर रहे थे तो फिर मैंने सामान बाँधना शुरू कर दिया। मैं बोला ठीक है। अब एहसान था कि इन्होंने कमरा ढूँढा था वहाँ पे, ये मैं उनके कमरे में रह रहा था, तो उनका एहसान था मेरे पे कि इन्होंने मेरे लिए कमरा, है ना, किराया तो मैं भी दे रहा था, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल इसमें ये मत सोचना कि किराया इसके बाप दे रहे थे, पिताजी दे रहे थे, सॉरी। अब तो बाप ही आ रहा, अब मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इनके पिताजी ही वहाँ पे किराया नहीं दे रहे थे, मैं भी दे रहा था 50-50%। हम लोग दोनों आधा-आधा देते थे। इनके पिताजी भी जॉब करते थे वहाँ पे। सामान मेरा ही यूज़ कर रहे थे, सब चीज़ घर में सामान मेरा ही था। इनका तो थोड़ा-सा वो एक सिंगल वाला चूल्हा और 1-2 कढ़ाई बर्तन थे, बाकी सब कुछ मेरा। एक फ़ोल्डिंग चारपाई थी इनकी बस। बाकी ये मानो कि सारा सामान मेरा ही यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। मतलब ठीक है, लाओ भाई बाँधो। मैंने सारा सामान पैक करा, तीसरे कमरे पे रखा और मैं सीधा गया तहसील में। मैंने पहले एक हरासमेंट का केस बनाया। मैं बोला एक नोटिस बनाइए मेरे लिए कि ये सास और ससुर मेरे को मेरे परिवार से अलग कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब आज बच्चा मेरा 6 ईयर चल रहा है, तो मानो अभी वो 3 महीने का था, लगभग 5 साल पहले, आज से 5 साढ़े 5 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत हिल गया था। मैंने सामान बाँधा और तहसील में गया, मैंने एक पेपर बनाया। मैं बोला ठीक है, मेरे लिए कागज़ बना दीजिए कि ये मेरे को सास-ससुर घर से निकाल रहे हैं। घर तो इनका भी नहीं था, वो किराए में, तो भाई मेरा भी था। मैंने बनाया कागज़, किराया तो मैं भी दे रहा था। तो बोला ठीक है, बनाया, लेके आया मैं 5 पेज का 4-5 पेज का कॉपी लिफाफे में डाल के वापस आया अपने वो तीसरे रूम पे बैठा। इनका एड्रेस लिखा, बोला पोस्ट करना है इनको। एड्रेस लिख रहा था, इतने में मेरी वाइफ़ की फ्रेंड थी अंजू जोशी जी, आपको नमस्कार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए कि आपने वहाँ पे मेरा रिश्ता बचाया था। आप और आपकी मम्मी, अंजू जोशी जी और उनकी मम्मी ने मेरा रिश्ता वहाँ पे बचाया था। मैं इसलिए आपको कभी भी गलत नहीं बोल सकता। तो इनकी मम्मी जी आती हैं, मेरे पास आई पहले, बोला बुप्पी, पंडित लोग हैं वो मेरे को हाथ जोड़ रहे हैं। बोला बुप्पी, बुप्पी था, भूपेंद्र हुआ, मैं बुप्पी कहते थे सब लोग। बुप्पी ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मैं एक्चुअली करना तो नहीं चाह रहा था, मजबूरी थी। आर्मी से ऑन ड्यूटी था, मैं टेंशन में था, फिर बाकी आर्मी से जाके इनकी कार्रवाई में आगे इनके लिए करता। तो इनकी माताजी आती हैं, बोला भूपी ऐसा मत करो, हाथ जोड़ रहे हैं, वो पंडित जी थे वो। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला माताजी मैं क्या करूं, मेरे को देख रहे हो आप सामान बांध दिया है। बोला नहीं नहीं नहीं, वो माताजी परेशान चल रही थी। अंजू जोशी जी की माताजी थी ना, वो ज़्यादा परेशान थी इनकी माताजी और इनके पिताजी से कि इनका रिश्ता टूट रहा है, टूट ना जाए, कहीं टूट रहा है क्या, टूट ना जाए, टूटने वाला ही हो रहा था ना सिचुएशन। फिर उन्होंने वहाँ भी गए, इनके कमरे में जाके इनको भी समझाया। बोला क्या कर रहे हो आप, ये बच्ची का अभी से रिश्ता क्यों ख़राब कर रहे हो, ये कैसे काटेगी ज़िंदगी है ना, कैसे ज़िंदगी काटेगी। उनको भी समझाया। मेरी वाइफ को बोला जाके सॉरी बोल दे। तो कैसे ना कैसे उन्होंने वहाँ पे उनको समझाया, तो मेरी वाइफ आ गई अकड़ के ऐसे। बिल्कुल ईगो तो है ही, बहुत ईगो है इनके पास। मैं आज बोल रहा हूँ, ईगो बहुत, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। ऐसे आए एकदम तन के, सॉरी सॉरी, ऐसे बिल्कुल जैसे लड़के वो गुंडे नहीं करते, गुंडे, सॉरी 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 ऐसे बोल के फिर चली गई। मैं था दिल का साफ, शरीफ आदमी और समझदार, तो मैंने उस सॉरी को बहुत बड़ा एक भेंट समझ के मैंने रुक गया वहाँ पे। फिर मैंने वापस सामान वापस खोल के वापस लगा दिया। ठीक है, सेटलमेंट हो गया मेरा रिश्ता दोबारा से वहाँ पे। बट एक जो मैं सास ससुर के लिए इतनी ज़्यादा इज्जत करता था, वो थोड़ा सा वहाँ पे मेरा हिल गया था, फिर भी काम चल गया था। तो मैं धन्यवाद कहूँगा अंजू जोशी जी और उनकी माताजी का, जिन्होंने वहाँ पे मेरा रिश्ता वहाँ से यहाँ तक चलने दिया, चलवाया। उन्हीं की वजह से चला है। आज के डेट में मेरी वाइफ और उनकी मम्मी उन दोनों से बात नहीं करते हैं, अंजू जोशी जी और उनके मम्मी से बात नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, अभी मैं आगे आएगा ये टॉपिक, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसको भी। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आप लोगों को टाइम होगा तो देख लेना। आज मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर टाइम मिलेगा। और
मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को मजबूत बना के ये वीडियो यहाँ पे आके बैठ के वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। मैं नहीं करने वाला था बट बना रहा हूँ। तो वहाँ से फिर ज़िंदगी दोबारा चली। इस बीच में ना जब मेरा बच्चा छोटा था ना, तो मेरी सासू जी आई थी अपनी बेटी की केयर करने। आते ही हैं वो, तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो मेरे लिए। तो वो मेरे बच्चे को ना 10 दिन 11 दिन का था, तो मालिश वालिश कर रही थी। रो रहा था बच्चा, कोई बात नहीं, अब इनसे हो रहा था या बच्चा ही रो रहा था। फिर बाद में हमने आया भी लगा दी थी। जो एक्सपर्ट होते हैं तो उनसे तो नहीं रोता था बच्चा, वो एक्सपर्ट होते हैं ना, इनका थोड़ा काफ़ी गैप से नहीं हो पा रहा होगा। तो ये मेरे को ना वहाँ पे मैं बैठा रहता था, तो मालिश करते हुए सुनाया करती थी जब मेरा बच्चा 10 दिन का था, इसको तो हम ही पालेंगे, हम ही लिखाएंगे पढ़ाएंगे। रोज़ रोज़ सुनाने लग गए। मेरा बच्चा 10 ही दिन का था, ये रोज़ सुनाने लग गए इनकी मम्मी जी, इसको तो हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको तो हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैं बोला यार गीता को, मैं बोला ये क्या है, रोज़ रोज़ क्यों सुना रहे हैं मेरे को ऐसा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब बोलने दो ना, वो गाना गा रहे हैं। अच्छा, मैं बोला ठीक है गाना गा रहे हैं। रोज़ चलता रहा ये, रोज़ चलता रहा। फिर इस बीच में कुछ, मैं बोला मम्मी क्या कह रहे हो, ये ऐसा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक दिन मैंने बोल दिया, मैं बोला ऐसा मत बोलो, ये रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लग रहा है, हम हमारा बच्चा हम पालेंगे लिखाएंगे। इनकी मम्मी जी बोली तुम एहसान समझो, तुम्हारी मम्मी मर गई है, मैं आई हूँ यहाँ पे, एहसान समझो। तो ऐसी माँ थी वो, बोला मैं यहाँ पे आई हूँ, एहसान समझो, कि मैं आई हूँ मेरे लिए एहसान समझो। बोला हाँ एहसान तो है, ठीक है ठीक, तुम्हारी माँ मर गई है। बोला बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बोला था। तो यही चीज़ें होने के बाद जब मैं वो आया था छुट्टी 3 महीने बाद, तभी उन्होंने तलाक का ऑफ़र डाल दिया अपनी लड़की को, है ना। क्योंकि ये तो 10 दिन में ही गाना गाने लग गए थे कि इसको तो हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो फिर तो इन्होंने तलाक बोलना ही था अपनी बेटी को, बिना छोटी सी बात, बिना झगड़े का। इसलिए उन्होंने तलाक बोला था, क्योंकि ये पहले से गाना गाने लग गए थे, इसको तो हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये है सो है ना। तो काफ़ी बातें होती रही, सब कुछ चलता रहा। वहाँ पे रिश्ता दोबारा सेटल हो गया था। फिर से मैं छुट्टी काट के वापस अपनी ड्यूटियाँ करने लगा था। फैमिली अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी विथ अपने मम्मी पापा के साथ। ये बहुत गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती थी, उनको साथ नहीं रखना चाहिए था। फिर मैं 2018-19 की बात थी नहीं, उसके बाद मैंने वहाँ पे क्वार्टर वाटर लेने के लिए बोला मेरी वाइफ को, तो ये बोली कि नहीं, बोला मेरा ना बच्चा छोटा है, मैं कहाँ क्या क्या करूँगी वहाँ घर में। बोला यहाँ मम्मी पापा हैं, मैं इनके साथ ही रहती हूँ। अब मुझे ये बात भी सही लगी, भाई सही बात है, बच्चा छोटा है। उस समय बहुत गलती की थी मैंने। बच्चा छोटा सबका होता है, इस दुनिया में सब लोग पालते हैं, है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा केयरिंग नहीं था, उसी का खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ आज। अरे सारे घर में बच्चे हैं, सारे घर के माएँ बच्चे पालते हैं, 2-2 बच्चे जुड़वा हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी पालते हैं लोग, 2-2 अकेले हैं। और ये भाई साहब तो एक बच्चे का बहाना बना के हस्बैंड के साथ ही नहीं आना चाह रही थी। मैं बोला ठीक है फिर, चलो ठीक है, ज़्यादा केयरिंग था ना, मैं बोला ठीक। रह रही थी अपने मम्मी पापा के साथ। इतना कांड होने के बाद भी मैंने गलती की थी। फिर आ गया 2020, आपको पता है कोरोना आ गया था उस टाइम पे, कोविड। फिर तो क्वार्टर, मैं बोला ठीक है 1 साल रहो। उस टाइम में मैंने ये बोला था कि ठीक है 1 साल तक तुम यहाँ पे रहो, फिर मैं अपने साथ ले जाऊँगा कोटा राजस्थान में अपने साथ। वहाँ तो पीस है भाई, नीचे है, बढ़िया जगह थी, अच्छी जगह है राजस्थान, काफ़ी जगह घूमने लायक थी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, हाँ वहाँ पे तो नहीं बोला। फिर आ गया कोविड। अब कोविड में तो भाई सब कुछ बंद हो गया था 1-2 साल तक। बस हो गया मेरे क्वार्टर में रखने का अरमान ख़त्म। बच्चा 3 साल का होने लग गया, सब कुछ इनके साथ खेलने लग गया, इनके पिताजी केयरिंग करने लग गए, झुलाने लग गए। तो वही खामियाजा भी बताऊंगा मैं, आ रही बात है ना। देख रेख करने लग गए, इनके पापा को मेरे बच्चे से प्यार हो गया, इनकी माँ को तो 10 दिन में ही प्यार हो गया था। मालिश करते समय गाना गा रहे थे ना ये, तो बड़ी हैरानी की बात है। फिर कोविड आ गया और मैं क्वार्टर रख नहीं पाया। फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग फिर श्रीनगर हो गई, JNK में लास्ट पोस्टिंग थी मेरी वो। इस बीच में सब सही चला, ठीक है, सब सही चला। मैं आर्मी में जब तक था सब सही चला, इनके पिताजी साथ रहते रहे, सब कुछ सही चला, आना जाना उठक बैठक। वो बातें भूल गए हम तलाक वाली को। बोला कोई बात नहीं, सयाने हैं, बोल दिया होगा, ऐसे गलत फहमी होगी ऐसा मैंने सोचा था। भूल गया था वो बातें, फिर रिमाइंड नहीं हो रही थी, भुला दिया जा रहा था उसको। मतलब एक इज्जत ना सास ससुर की थोड़ा सा कम तो खटक सी गई थी। मैं बोला यार ऐसा कैसे बोल सकते हैं लोग। फिर साथ में रहते भी एक दिन और बोला था इन्होंने ऐसे ही। क्या हुआ था, एक दिन बैठे थे हम, और इसकी एक चीज़ और बाद में कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसका नाम मैं हाइड कर रहा हूँ, नाम मैं दूसरा रखूँगा उसमें, ठीक है।
हो सकता है वो बोला मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो इनकी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, उनका नाम था, क्या रखा है उनका नाम? पूजा, पूजा रखते हैं, ठीक है। पूजा नाम नहीं था उनका, मैं नाम हाइड कर रहा हूँ उनका। तो पूजा दीदी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, क्या थी वो, उस पूजा दीदी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप हो गई मेरी वाइफ़ की, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप हो गई। इतनी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप हो गई उस पूजा दीदी के साथ, नाम हाइड है हाँ पूजा, कि इसने जो अंजू जोशी बहन और जो उनकी माताजी हैं ना, उनसे झगड़ा कर लिया था। क्यों किया? पूजा दीदी क्या कहा करती थी ना, बोला यार छिछी इसके बच्चे कैसे हैं, यार छिछी यार ये देखना ये इसका कैसा पहनती है, छिछी यार इसको तो चलना भी नहीं आता। रोज़ 5-6 महीना ये उसका ब्रेन वॉश करती रही मेरी वाइफ़ का। तो मेरी वाइफ़ के माइंड में फिर बात में बदलने लग गई। उसने बोला हाँ यार ये तो कुछ ऐसी सही बात ही कर रही होगी फिर है। प्रोफेसर की वाइफ़ थी वो पूजा जी, पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर हैं इनके हस्बैंड। तो पूजा जी कह रही हैं, बोला छिछी यार ये इसके बच्चे ना ऐसे गंदे करते हैं, छिछी इसके बच्चे वैसे करते हैं। तो ऐसे करके मेरे वाइफ़ का ब्रेन वॉश करके उसने अंजू जोशी जी से झगड़ा करा दिया। अब आज के डेट में मैं पूछता हूँ हमेशा, बोला यार वो इतने अच्छे लोग हैं, वो इतना आपको केयर भी किया है, आपके साथ इतना सुख दुख में साथ दिया है, देते थे वो, तो आज उसके साथ झगड़ा क्यों है? इनको पता ही नहीं है। बोला मेरी मर्ज़ी है, बोला है ना। आजकल जब मैं पूछता था तो बोला मेरी मर्ज़ी है, बोला मेरी नहीं बनती उससे, बहुत ही गंदी है, बोला वो क्यों है गंदी पता नहीं है। अब यहाँ से जब इनकी गीता जी लड़ने लगी तो वहाँ से इनकी माता जी भी लड़ने लगी उनकी माता जी से, खाली देखो इनके साइकोलॉजी ना, मतलब जो बेटी कर रही है तो वहाँ माता जी घी आग में क्या कहते हैं घी। अब यहाँ से बेटी से लड़ रही है, यहाँ से माता जी से लड़ने लगी। क्या है रीज़न? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, इतना सा भी बात नहीं है, कुछ नहीं पता, ऐसे लड़ रहे हो। ब्रेन वॉश किसने किया? पूजा दीदी ने। किसने किया? पूजा दीदी ने। ये सब कुछ देख के मैंने ना, ये जब तक हल्द्वानी में रही उसके साथ काफ़ी क्लोज रही, तो मैंने इनको वार्निंग दे दी थी मैंने अपनी वाइफ को, बोला देखना यार ये कल के दिन ना तेरा रिश्ता भी वॉश कर देंगे, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, थोड़ा कम जाओ वहाँ पे, मैंने बोला था। और मैंने उस दीदी को एक दिन मैसेज में लिखा भी है, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं बोला दीदी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मेरी वाइफ उनसे कुछ बात करके मेरे पे भड़कने लग गई। पता नहीं वो किसी टॉपिक पे बात हुई तो वो एकदम से मेरे पे भड़कने लगी वाइफ। मैं बोला क्या हो गया? बोला तुमने पूनम दी को ये है वो है सो है, क्यों नहीं जा रहे हो उनके घर, क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे, पूनम दी ये है उतनी अच्छी है वो है। मैं बोला यार मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, नहीं जा रहा हूँ मैं, मुझे वो ब्रेन वॉशर है वो। एक और फ्रेंड का भी ब्रेन वॉश किया था, अभी वो बहुत लंबा हो जाएगी कहानी। एक और पूजा जी ने, एक और इसकी फ्रेंड थी, इनके किराए में पिथौरागढ़ रहा करती थी, अंजू बोरा बहन, उसके खिलाफ भी इसको भड़का दिया। वहाँ भी सालों तक नहीं गई मेरी वाइफ, जबकि वो बहुत ही क्लोज थे वो। उसके यहाँ क्या था, वो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे, तो कभी कभी जाते थे बहन ना, तो कभी कभी जाते थे तो वहाँ पे कैसे ब्रेन वॉश किया देखो। जाते थे तो वहाँ पे जाके उनके खिलाफ बोला यार हम उनके शॉप पे गए, उसने पानी भी नहीं पूछा यार। हम उसके शॉप पे गए, वो पता नहीं कहाँ से इतने गंदे से पराठे लाई हो, इतने गंदे थे यार वो पराठे यार। उसने वो पानी भी नहीं पूछा यार। हम उसकी दुकान पे गए, अरे तुम फ्रेंड के घर गई हो ना तो पानी पूछा नहीं जाता है, तुम खुद लेना पानी। अरे फ्रेंड है ना, फ्रेंड मानते हो तुम, तो क्यों पानी पूछा नहीं? तुम्हारी गेस्ट थोड़ी है वो जो तुमसे वो पानी ऑफर करेंगे ट्रे लेके। बोल खुद, बोला यार अंजू थोड़ा पानी पिला दे यार। अंजू बोरा जी की बात हो रही है यहाँ। बोला यार अंजू बोरा जी कुछ है नाश्ता पानी का? अरे फ्रेंड हो यार तुम, ये क्या है? बोला अकड़ के, बोला यार इसने पानी भी नहीं पूछा हमें यार, पराठे भी पता नहीं कहाँ से लाई थी। उसके बाद ये गए नहीं वहाँ, साल बीत गए। मैंने अंजू बोरा जी को भी कहा, कब मैंने पता किया, मैं बोला ये कब से आपके वहाँ नहीं आए हैं? बोला 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मैं बड़ा हैरान था ये सब चीज़ें देख के। वो पूजा दीदी जो हमारी थी ना, पूजा दीदी, नाम तो नहीं दिया मैंने बीच में कहीं, पूजा दीदी थी ना, बहुत ब्रेन वॉश किया इसका, बहुत ब्रेन वॉश किया, बहुत गंदी चीज़ें, अकड़, ईगो, एटीट्यूड सब भर गया इसके अंदर। एक्चुअली वो पूजा दीदी की भी गलती नहीं है, मैं यहाँ पे ना, पूजा दीदी जानबूझ के नहीं कर रही थी। पूजा दीदी के अंदर वो गुण थे, गुण। पूजा दीदी वो जानबूझ के नहीं कर रही थी, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। उनके अंदर वो गुण भरे हुए हैं कूट कूट के, तो वो सारे गुण यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए मेरे वाइफ पे, जिसकी वजह से ये वाइफ मेरी अकड़ने लग गई। मेरी वाइफ ने तो मेरा कंपेयर उससे कर दिया था, बोला तू गंदा, मेरी पूजा दी अच्छी कह दिया था। वो भी है रिकॉर्ड मेरे पास, CCTV। क्या करोगे?
तो ब्रेन वॉशर ने ब्रेन किया, यहाँ झगड़े होने लग गए, अंजू जोशी ये वो सो चलता रहा। ठीक है, इस बीच में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं लास्ट पोस्टिंग श्रीनगर चला गया था। तो लास्ट पोस्टिंग श्रीनगर गया, वहाँ से फिर मैं पेंशन आ गया। बच्चा सब कुछ ठीक है, चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई डाल दी, स्कूल भी डाल दिया था उनको, नर्सरी प्ले तो नहीं किया था, प्ले थोड़े दिन रहे 2-3 महीना, फिर नर्सरी LKG UKG में लास्ट टाइम पे इन्होंने उठा के ले गए बच्चे को ना। तो इस बीच में फिर श्रीनगर से मैं आ गया, सब कुछ हो गया। इस बीच में कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी थी। हाँ, एक दिन हुआ था, वो वही पूजा दी की कहानी जो चली थी ना। तो पूजा दी आई थी हमारे घर में और ससुर जी भी थे। ससुर जी भी बैठ गए सामने चेयर में, मैं भी बैठा हूँ, टीवी देख रहा था, बातें हुई। तो इस बीच में ना मेरे ससुर जी रोने लग गए ऐसे ऐसे जैसे वो छोटे बच्चे नहीं रोते हैं, ऐसे रोने लग गए। मैं बोला क्या हो गया? बोला मैं ना इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे बाहर रहने लगे थे, वो हमारे साथ नहीं रहने लगे, फिर वो बाहर रहने लग गए। वो बीच में उनको क्या दिक्कत आई थी पता नहीं, कुछ काम हो गया था, वो बाहर रहने लगे थे। तो वो आए थे कुछ दिन के लिए, तो ऐसे रोने लग गए। बोला मैं ना इसके बिना नहीं रह सकता, फूं खं 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 ऐसे रोने लगे। वो पूजा जी मेरा मुँह देख रही है। अब पूजा जी मेरे लिए अच्छी थी, पूजा जी मेरे लिए अच्छी थी। मैं यहाँ पे अब बाहर से तो मेरे लिए भूपी भूपी करती थी, फिर ब्रेन वॉश अंदर से उनको खुद ही नहीं पता था मैं ब्रेन वॉश कर रही हूँ किसी का। तो पूजा जी मेरे अच्छी थी, ऐसे मेरे को देख के हाँ मुस्कुराने लगी हल्की सी। मैं बोला क्या, क्योंकि ये बातें पहले भी हो चुकी थी। बोला कुछ ज़्यादा ही प्यार है मेरे ससुर को बच्चे के लिए, बच्चा बच्चा ही करते रहते थे। तो रोने लग गए वो। मैं बोला क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो वहाँ पे भी ना कुछ मेरी वाइफ को बुरा लग गया कि मेरे पापा रो रहे हैं करके, तो मेरे पे भड़कने लग गई वाइफ, गीता जी मेरे पे भड़कने लग गई, अब मेरे पापा रो रहे हैं करके। मैं बोला क्या हो गया, रखो ना यहाँ पे, आ जाओ साथ में रहो, क्या दिक्कत है? फिर मैंने वहाँ पे भी ठीक ही बोला, साथ में रहो। फिर वो भड़कने सी लगी, तो फिर इसके पिताजी को पता नहीं क्या बुरा सा लगा। बोला मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, मैं क्या भीख मांगता हूँ, क्या मैं तुम्हारा खाता हूँ, तलाक ले ले, दे दे बोला इसको, मेरी बेटी को तलाक दे दे बोला। फिर तलाक की बात आ गई। पूजा जी मेरा मुंह देख रहे ऐसे। पूजा जी मेरे लिए ठीक थी यार, दिखावा ठीक था उनका, अंदर की बात अब मुझे नहीं लगा उन्होंने कभी मेरे लिए बुरा सोचा हो, बट वो जो उनके अंदर गुण थे ना वो ऑटोमेटिक थे। तो पूजा जी मेरी तरफ देख के हंसने लगी, हंसने नहीं लगी, वो सरप्राइज थी। बोला ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी पूजा दी उनके साइड ही थी, क्योंकि बेटी उनकी थी ना। जो पूजा दी अकेले रहती थी हल्द्वानी में, तो उसकी क्लोज फ्रेंड मेरी वाइफ ही थी, और इनकी आपस में बस ये दो ही थे इस हल्द्वानी में, और बाकी इनको कोई मुँह नहीं लगाता था, समझ रहे हो? बाकी इनको किसी मुँह क्या लगा रहा किसी से मतलब ही नहीं था। मेरी वाइफ मेरे रिलेशन में जाने के लिए कभी भी राज़ी नहीं हुआ करती थी, मैं ही उसको ज़बरदस्ती ले जाता था। फंक्शन प्रोग्राम होता था तभी आती थी, और टाइम पे कभी भी किसी के यहाँ पे जाके चलो यार मिल आते हैं ना, आज नहीं, कल नहीं, अरे छोड़ो ना स्कूल है, अरे यार कहाँ जाए, अरे ठंडा है मौसम, अरे धूप है बाहर, ऐसे बहाने मारती थी, नहीं जाती थी, कभी नहीं जाती थी। मेरे फ्रेंड के यहाँ गई थी एक बार, वहाँ भी इसने इतने ऑब्जर्वेशन लगा दिए, दोबारा नहीं गई। बोला यार वहाँ ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। तो यार ये परवरिश है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें इस लायक बनाया नहीं कि तुम परिवार बना सको। आज जो तुम ये भेज रहे हो ना, ये सब तुम्हारे माँ बाप का, ये भेजने वाले भी तेरे माँ बाप ही हैं। तेरे को इतना आइडिया नहीं है जितना तुम ये कर रहे हो ये सब चीज़। इसके माँ बाप की धमकी भी मिली है, अभी मैं बताता हूँ आगे, ठीक है? चलो ये बात हो गई ख़त्म। इसके पापा फिर तलाक बोल के फिर चले गए, गुस्सा हो गए। इसकी बेटी भड़कने लग गई मेरे पे, इनकी गीता जी मेरे पे बुरी तरह भड़कती रही, झगड़ा पे झगड़ा करती रही। मेरे माँ बाप मेरा क्या हो गया यार, तुम्हारी शादी हो गई है भाई, कब तक रहोगे तुम अपने माँ बाप के साथ? अब अपना घर देखो ना, अपने रिश्तेदारी देखो, अपना परिवार देखो यार, कब तक तुम अपना घर देखोगे? बहुत समझाया, नहीं मानी। चलो ठीक है, छोटी मोटी फिर झगड़े होने लग गए। फिर मैं आ गया था इंडियन आर्मी से पेंशन बाहर, ठीक है, बाहर आ गया। फिर मैं आ गया घर में परमानेंट। मेरा वेलकम भी हुआ, बहुत अच्छा वेलकम हुआ, है ना, फूल मालाएँ ये वो सब। ये पूजा दी का परिवार और ससुर जी भी थे वहाँ पे आए हुए, तो और मेरी सबसे छोटी साली जो मेरी वाइफ की बहन थी वो भी थी। सब कुछ बढ़िया, केक काट के लगा दिया गया, सब कुछ वेलकम हो गया। फिर से सब सही चलने लगा, कोई बात नहीं, छोटी मोटी अनबन चलती रहती परिवार में, आगे बढ़े। ठीक है, मेरा माइक ओके है ना? फिर आगे बात बढ़ी, चलते रहे। फिर आ गया भाई टाइम, अब मैं पेंशनियर था, मैं घर पे रहने लगा। अक्टूबर 22 में आया था, अक्टूबर 22 में पेंशन आया था। नवंबर दिसंबर 2 ही महीने हुए थे कि जनवरी में
फिर मैंने वाइफ को बोला यार अब जॉब कर लो, फिर अब मैं आ ही गया हूँ, मैं तुम्हारे कोर्स जॉब की वजह से ही पेंशन आया हूँ, क्योंकि तुम ही ने कहा था कि मैं जॉब करूँगी, कोर्स कराओ मेरे को करके। तो मैं इसी बेस पे मैं आर्मी में 17 साल ही सर्विस करना मैंने चूज़ किया था और मैं आर्मी से जल्दी आ गया। ठीक है, आर्मी से मैं जल्दी आ गया, बहुत जल्दी। इसीलिए आया था कि मैं, मेरी वाइफ को बहुत इंटरेस्ट था जॉब करने का। मैं बोला ठीक है यार, अब कोर्स करा रखा है तो जॉब तो करना ही है। तो ये 4-5 साल हो गए थे इसको कोर्स छोड़े हुए। तो भाई अब वहाँ पे क्या होने वाला था, इसकी डिग्री को था खतरा, डिग्री जाती इसकी भूस। थोड़े ही दिन बचे थे, अगर ये जनवरी में जॉब ज्वाइन करके एक्सपीरियंस नहीं बनाती तो इनका जो रजिस्ट्रेशन था देहरादून में, नर्सिंग का जो इनका ऑफिस है वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, हर 4-5 साल में उसको रिन्यू करना पड़ता है, तो ये वो होने वाला था ख़त्म। मैं बोला तुम जनवरी से जॉब करो, है ना, 8-9 महीना 6 महीना जितना भी एक्सपीरियंस बनेगा, हम फिर अक्टूबर में जाना था हमको देहरादून रिन्यू करने के लिए रजिस्ट्रेशन। तो बहुत परेशान हो गई मेरी वाइफ, बोला मेरे को जॉब करना पड़ेगा, बोला मैं जॉब करूँगी। यार तुम्ही ने तो बोला था शादी के टाइम पे, तुम्हारे पापा ने ही बोला था कि हम कोर्स कराएंगे, हम ये करेंगे, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी कोर्स ही करेगी। मैं उसी बेस पे तो पेंशन आ गया हूँ 17 साल में, इतना जल्दी पेंशन लेके, मतलब जो मिनिमम आर्मी की सर्विस है उसमें पेंशन जो मिलती है वो लेके आ गया हूँ मैं। तुमने ही बोला था ना। तो ऐसे मना जना के फिर ये करने लग गई जॉब, रोने लग गई भाई साहब, रोने लग गई, परेशान होने लग गई। अब जॉब इतना आसान थोड़ी होता है, नौकरी करना बोलना बहुत अंतर है, इतना आसान नहीं है नौकरी करना कराना। तो ये रोते करने लगी, ये जो अपनी मम्मी को बोलने लगी, मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ, मैं ये हो गया वो हो गया, मैं टूट गई हूँ, मेरा ये हो गया। तो इनकी मम्मी जी मेरे पिताजी को वहाँ फ़ोन, बोला हमारी बेटी जॉब कर रही है, हमारी बेटी को कष्ट हो गया है, हमारी बेटी को हम उठा के ले जाएंगे। हाँ, धमकी शुरू हो गई, हम अपनी बेटी को अपने घर वापस लेके आते हैं, उसको कष्ट हो गया, जॉब कर रही है। बोला अरे यार आप ही ने तो बोला था जॉब करना है। मैं बोला यार ये बचाना है कि नहीं बचाना है रजिस्ट्रेशन। तो फिर उसको उसका लालच भी आ रहा है, ये सोच रही कि बैठे बैठे नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट, है ना, इसको बुला लें बस देहरादून वाले, बोला आ जाओ भाई तुम्हारी नौकरी लग गई आ जाओ, और फिर आगे इनको जॉब में भी आराम से चेयर दिया जाए, बैठ जाए, बस वो नौकरी समझ रही है। रोने लगी, इसको मनाया, फिर मैंने बोला भाई रजिस्ट्री देखो, हमने इतने कष्ट झेले हैं, इतना खर्चा भी हमारा हुआ है, बोल दिया मैंने खर्चा तो अब बोलना ही पड़ा। ऐसे बोल के मान गई इसने, मतलब मेरे को पहला एम था कि इसकी रजिस्ट्री रिन्यू करनी है। तो 6, 7, 8, 9, 10 महीने इसने जॉब कर दी भाई। बीच में हमने वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना के वो भी रिन्यू करा दिया था अक्टूबर में। इतने बीच में इसकी मम्मी जी 2-3 बार फ़ोन कर दिया मेरे पिताजी को, बोला तुम्हारा ये घर, उस एरिया का नाम था बंगा पानी, बोला आग लगे उधर, बोला हमने अपनी बेटी कहाँ दे दी है, तुम तो कहते थे तुम यहाँ के हो, तुम तो वहाँ के हो, तुम तो ये हो, हमारी बेटी की कुंडली सही से नहीं मिलाई, हमारी बेटी को कष्ट हो गया। अरे तो जॉब करेगी तो कष्ट ही होता है, क्यों कहा फिर आप लोगों ने उसमें कि हमारी लड़की पढ़ेगी लिखेगी कुछ जॉब ही करेगी। बोला हमारी बेटी किसके घर चली गई। मेरे पिताजी को वहाँ पे ताने मारने लग गई इनकी माता जी, बीच में ससुर जी भी कभी कभार। बड़ी हैरानी की बात है सब चीज़ें, ये सब चीज़ एक वही नतीजा आज हो गया है, ये पेपर जो भेज रहे हैं ना ये लोग, ये वही नतीजा है। आगे बढ़े आगे बढ़े, वीडियो लंबा हो रहा है बट देख लेना आप लोग, पार्ट पार्ट में देख लेना, ठीक है। एक ही में आज मैं पूरा क्लोज़ करने वाला हूँ, वहाँ तक मैं पक्का क्लोज़ करूँगा जहाँ से ये पेपर का काम शुरू किया इन लोगों ने, वहाँ तक चलते हैं, ठीक है। पीछे की बातें आज क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनकी माता जी कॉल वॉल करने लगी वहाँ पे, मैं बोला यार क्या हो रहा है, मैं पेंशन तक घर पे था। मैं जब ये जॉब कर रही थी ना, जब इसने जनवरी से लेके नवंबर तक जॉब किया, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, वॉशिंग मशीन धोना निकालना, बच्चे को स्कूल लाना ले जाना, बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे के लिए क्या खाना है, नमक मिर्च सब चीज़, क्योंकि ये कभी कभी नाइट ड्यूटी सुबह 8-9 बजे आती थी, तो सब चीज़ मैं सुबह का बच्चे के लिए लंच टिफ़िन पैक करना। यार मैं कितना टैलेंटेड हूँ पता है आपको, बच्चे के लिए टिफ़िन पैक करना ये हर हस्बैंड नहीं कर पाता है। मुझे ना वो एक टीवी सीरियल में जाना चाहिए, क्या है, मिस्टर परफेक्ट कंपटीशन में जाना चाहिए, मैं जीत जाऊँगा वहाँ पे। A to Z बच्चे को सही से कपड़े पहनाना, उसको वो क्रीम पाउडर काजल बच्चों को, है ना, माय गॉड मैं अपने आप के लिए धन्यवाद कह रहा हूँ कि मैं सब काम कर सकता हूँ।
बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ये नहीं काम चलाओ नहीं, बहुत अच्छे से, कोई गैस ही नहीं। मेरी वाइफ से भी अच्छे से मैं काम कर रहा था, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो ज़िंदगी में काम किया ही नहीं था। रोटी बनाना भी उसने शादी के बाद सीखा। मैं बहुत टैलेंटेड, मैंने बचपन से ही सब कुछ काम, खाना बहुत टेस्टी। वो पूजा जी की फैमिली जो मैं कह रहा हूँ, पूजा जी जिनका नाम हाइड करके बोल रहा हूँ, वो मेरे हाथ का दाल खा के वो 10 दिन गुणगान गाते रहे। बोला क्या टेस्टी दाल बनाते हो भूपी आप। हाँ, मैं टैलेंटेड था, मैंने घर के सारे काम निभाए 9-10 महीने तक। हैं, ये भी लोग मेरे को ताने मारने लगे, तुम घर में बैठे हो, घर में बैठे हो। अरे यार, मैं घर में बैठा कहाँ हूँ, मैं तो ये सारे काम कर रहा हूँ। तो मेरी वाइफ करने लग गई जॉब, और वहाँ से जो तनख्वाह पेमेंट आ रही थी वो खुद पे खर्च करने लग गई। करो भाई, तुम्हारी पेमेंट है ना, हम नहीं कर सकते। वैसे भी कहानी है ना, औरत जब भी कमाती है तो वो सिर्फ अपने लिए सोचती है, परिवार के लिए नहीं सोचती है। वो वही, कोई नहीं, 10,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी इनको, वो सब। मैं बोला ठीक है यार, ठीक है, छोड़ो, करना हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा एहसान नहीं करना, ऐसे वाली मन में फीलिंग आ रही थी। कभी नहीं बोला इसने कि आज बच्चे का फीस दे दूँ या किराया विराया कहीं पे कुछ खर्चा नहीं दिया। तो मैंने, इन्होंने, ठीक है, वो रिन्यू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आ रहा हूँ मैं नवंबर 2023 में। वीडियो हम पीछे की बातें छोड़ देते हैं, ठीक है, इनकी अच्छाई बुराई बहुत हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं फटाफट। अब आ गया नवंबर का महीना, इस बीच में मेरी वाइफ हो गई थी प्रेग्नेंट, तो इसलिए हमने रिन्यू भी टाइम पे करा लिया था इसका रजिस्ट्रेशन। और रिन्यू से आने के बाद मैंने इसको जॉब छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करा, तो ये बेचारी अब जॉब नहीं छोड़ पा रही थी। अब इसको जॉब करने की लत लगी, अब इसको मज़ा आने लग गया था। स्टार्टिंग में परेशानी तो होती है ना, नया नया जॉब है, वहाँ पर उठना बैठना भागना है, नर्स हैं, नर्सिंग थे ना, नर्सिंग ब्रिजलाल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। तो स्टार्टिंग 2-3 महीना इन्होंने बहुत रोया, वही रोना इन्होंने इनकी माताजी ने मेरे पिताजी पे फेंका। फिर बाद में इनको चस्का लग गया, वहाँ फ्रेंड बन गए। अब जो जो फ्रेंड बने होंगे भगवान जाने, है ना, क्लोज फ्रेंड बन गए, वहाँ पिकनिक होने लग गई, समोसे चाय चलने लग गए। तो फिर इनको मज़ा आने लग गया, और घर में भी आके बना बनाया खाना शाम को। हाँ, जैसे शाम को आ रही हैं या 8-9 बजे जॉब करके, तो बिल्कुल हॉट केस में रोटी सब्जी पैक किया हुआ, किचन साफ़ किया हुआ, दूध गर्म एक गिलास में रखा हुआ इनको मिल रहा था। इनको तो रियल में मज़ा ही आने लग गया, क्योंकि औरतों को घर में काम ज़्यादा होते हैं, है ना, वो काम मैं कर रहा था उस टाइम पे। मुझे बोला कोई बात नहीं यार, अब मैं पेंशन आ ही गया हूँ, मेरी पेंशन आ ही रही है, तुम करोगे तो अच्छा ही है, कहीं पे गवर्नमेंट लग जाएगी तो अच्छी खासी पेमेंट भी बन जाएगी, क्वार्टर भी मिल जाएगा, और हम आगे सब कुछ अच्छा करेंगे। ये सोच के मैं भी ठीक लग रहा था। लेकिन ये हो गई थी प्रेग्नेंट, इनको 7th-8th मंथ हो गया था, पेट एट। ये नहीं छोड़ रही हैं। बोला मैं हूँ, बोला मेडिकल साइड से, मैं बोला नहीं छोड़ूंगी, मेरे को जब तक दिक्कत नहीं होगी मैं जॉब करते रहूँगी। मैं बोला नहीं यार, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को, पेट के बच्चे के लिए दिक्कत आ जाएगी, रहने दो। नहीं मानी, काफ़ी दिन तक नहीं मानी। पैसा भी आ रहा था 9,000 10,000 रुपये इनके खाते में, वो भी खुद खा रहे थे। वहाँ पार्टियाँ चल रही थी, आज इसकी पार्टी कल उसकी पार्टी, केक लाना, समोसे चाय, तो इनको मज़ा आने लग गया, है ना। फिर वहाँ फ़ोन बातें होने लगी अपने दोस्तों से, सब कुछ सही चलने लग गया। अब ये जॉब नहीं छोड़ रही थी भाई साहब। मैंने हाथ जोड़े, मेरा बोला बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा यार, छोड़ दो यार, कुछ बीमारी हो जाएगी, वहाँ से बच्चे को लग जाएगा। हाथ जोड़ा मैंने इसको नवंबर में, तब जाके इसने जॉब छोड़ा है। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जॉब में परेशानी, इसमें काफ़ी कुछ लिखा है। इसका मैं रिप्लाई ना हो सकता है सोशल मीडिया में ही दूँ, देखो अभी क्या होता है। तो ये नवंबर का महीना चल रहा था, इनका बर्थडे था, और उसी टाइम पे करवा चौथ भी आया था। तो इनको चाहिए था गिफ्ट भी चाहिए था भाई, पेमेंट। अब गिफ्ट देना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। इसने बोला मुझे ना 5,000 रुपये दो, मेरे को 2 साड़ियाँ खरीदनी है। 2 साड़ी एक साथ खरीदती थी, एक नहीं 2। ठीक है, मैं बोला 5,000 की आती हैं क्या, बोला और भी चीज़ लेनी है। मतलब ठीक है, ये लो, अकाउंट ट्रांसफ़र, रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसके बाद बर्थडे आ गया। बोला मुझे ना बर्थडे गिफ्ट क्या दे रहे हो, तो मुझे ना स्मार्ट वॉच दो। तो स्मार्ट वॉच रखी है मैंने यहीं पे, मैं लेके आऊँ क्या 1 मिनट। हाँ, कहाँ गया वो, स्मार्ट वॉच ला रहा हूँ मैं भी। बोला मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, 1 मिनट में स्मार्ट वॉच लेके आता हूँ, पॉज करता हूँ। ओके, तो इन्होंने बोला अब मेरा बर्थडे आ गया है, मेरे लिए ना स्मार्ट वॉच चाहिए। तो ये इनका स्मार्ट वॉच है अभी भी मेरे पास, ये लेके जाना भूल गई थी। एक्चुअली ये मेरे इधर केबिन में कहीं इधर उधर रखा था, तो ये लेके नहीं जा पाई हैं। ये जब गई है ना पूरा सामान उठा के, ये भूल गई हैं, भूल क्या गई, मिला नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे इधर कंप्यूटर के पास था। ये इसने गलती से रख दिया है, बच्चा मेरे पास रख दिया था, ये गलती से छूट गया है। ठीक है, नॉइज़ का लिया, बोला मेरे को अच्छा वाला चाहिए, 3,500 का था ये। मतलब ठीक है, ले लो यार, ले लो। अब मेरी तो पेंशन ही थी मेरे पास, उसी में मैंने ये सब किया। और बोला बस इतना ही दोगे।
मैं बोला यार 5 दिन 8 साढ़े 8 तो हो गया। फिर बोला 2,000 रुपये और चाहिए मुझे, बर्थडे में और चाहिए, दोस्तों लोगों को, है ना, पूजा दी को पार्टी सार्टी केक केक खाना है, खिलाना है, जो भी है, मतलब 2,000 और मांगे इसने। तो मैंने 10,000 रुपये का गिफ्ट दिया इसको, और फिर ब्लेम लगाती है ये मुझे कुछ नहीं देता है। बोला अभी क्या कह रही, बोला साल में एक ही बार तो दिया गिफ्ट। अरे तो मैं और टाइम तो तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा था 20-25 हज़ार रुपये हर महीने, वो तो तुम, वो बच्चा इतने छोटी क्लास में, वो तो कुछ बचाया नहीं तुमने 20-25 हज़ार रुपये का, हैं 15-20 एक बार मैंने इसको गैस किया, मैंने 3-4 महीने तक इनको ना 30-30 हज़ार रुपये भी भेजे। मैं बोला देखो कितना बचाती है, 30,000 रुपया महीना पूरा फूकती थी, 1 रुपया नहीं बचाती थी। फिर मैंने बोला यार इसको ना अकाउंट की होल्डिंग देना ठीक नहीं है, मैंने इनको फिर अकाउंट का नहीं दिया। मैंने इनको चेक किया पहले 3 या 4 महीने मैंने इनको 28-30 हज़ार भेजने शुरू कर दिए। मैं बोला देखो बचा पाती कि नहीं बचा पाती है, भाई साहब एक पैसा नहीं बचाया इसने, नहीं बचाती थी ये। फिर मैंने इनको बोला तुम एक क्या गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं हो, फाइनेंस वाला, मैंने अपने पास ही रखा वो सारे रिकॉर्ड। मैं बोला ठीक है, मैं, है ना, अगर इनको पता चलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो फिर ये गिफ्ट मांगना, या फिर उनको कहीं पे घूमने जाते हैं, या फिर उसको खर्च करने पे फोर्स जोर देने लग जाते थे। बोला यार चलते हैं ना वहाँ कहीं, है ना। तो इस बीच में ना जब ये जॉब कर रही थी तो मैं फिर से थोड़ा सा शेयर मार्केट में फिर गया, मैं फिर से अपना भाग्य आजमाने गया वहाँ पे। तो देख रहा हूँ कि 1-2 दिन प्रॉफिट हो रहे हैं, मैंने कुछ प्रॉफिट के वीडियो भी रखे हैं, यूट्यूब में भी हैं, वो प्राइवेट कर रखे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। फिर 2-3 दिन कमाई अच्छी हो रही, फिर एक साथ चले जा रहे थे वो। मैं बोला ये क्या है यार, कुछ दिन खेला, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब हटा इसको, साइड कर दिया उसको। फिर ठीक है, काम चल रहा था, फिर मैं उसको ज़्यादा दिन नहीं चला, उसको साइड कर दिया था, सही है इतना ही चला। मैं बोला ये है क्या, ये 2-4-5 दिन 6-7 दिन खेलो, आ रहा है और 1 दिन में जा रहा है। मैं बोला फिर ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है, इसको हटाओ यहाँ से। उसके बाद उसमें फिर उसको साइड कर दिया, ठीक है। तो इसके बीच में फिर इसकी जॉब वॉब हो गई भाई। अब नवंबर हो गया, इसका बर्थडे मन गया, करवा चौथ मन गया, और 10,000 का गिफ्ट हो गया, घड़ी भी मिल गई, है ना। ये घड़ी अभी सेल कर रहा हूँ मैं, किसी को चाहिए होगा तो बता देना, मेरे पास ऑलरेडी है ना, मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी है घड़ी। तो इसको एक सेल कर रहा हूँ मैं, किसी को चाहिए होगा तो अभी डाल दूंगा OLX में। अब आ ही नहीं रही है तो क्या करें इसको रख के, है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवंबर था, सब कुछ इसको घर में बिठा दिया मैंने, बोला बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा यार, जॉब छोड़ दो। नहीं छोड़ रही थी, बहुत मुश्किल से छोड़ा। उसमें अब इसने फिर अपनी माँ को चुगली मारा, बोला ये आप जॉब छुड़वा रहा है। इनकी माँ ने फिर मेरे पापा को फ़ोन करा, बोला आप जॉब कर रही है, आप तुम, बोला उसका जॉब छुड़वा रहे हो। तो मैं पापा को बोला ये बच्चा है पेट में, 7-8 महीने हो गए हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, हॉस्पिटल में तमाम बीमारियां होती हैं। मैं बोला इसलिए मना कर रहा हूँ मैं, बाद में कर लेगी, डिलीवरी के बाद में कर लेगी। अब इसमें भी इनकी माताजी वहाँ जाके फिर मेरे ऊपर भड़क गई हैं, मेरे पिताजी पे। तो देखो कितना इनका इंटरफियर है ना। मैं बोला यार क्या है, मैं इसको बोला क्या है, क्यों तुम अपनी माताजी को ऐसे कर रहे हो, है ना। ये है सो है, कई चीज़ें हुई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नवंबर का महीना हो गया ख़त्म, बच्चे का बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। बच्चे के बर्थडे के सेलिब्रेशन के फ़ोटो शायद आपने देखे होंगे यूट्यूब में या फिर फेसबुक में है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया, इनकी छोटी बहन आई थी, सब कुछ सजाया, छोटे मोटे बातें होती रही, परिवार चलता रहा। नवंबर में मेरे बच्चे का बर्थडे 23 नवंबर को था, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया दिसंबर 4 तारीख, है ना। इनकी जो सबसे छोटी लड़की है, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से BSc किया उन्होंने। पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं वो, बाकी सेल्फिश बहुत हैं, ईगो एटीट्यूड उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी से खैर मैं उनके बारे में ज़्यादा ना बोलूँ तो बेहतर है, ठीक है। वो उन्होंने एग्रीकल्चर, बट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसको तो मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। बाकी माताजी की परवरिश, माता पिता की परवरिश है उन पर, बाकी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनका अब ICR निकाल दिया उन्होंने, इंडियन लेवल में एक टेस्ट निकाला, 16वीं पोजीशन आ गई। बहुत अच्छा पोजीशन था, खुशी की बात थी। मुझे भी अच्छा लगा कि यार मेरी वाइफ की बहन इतना अच्छा कर रही है, मेरे लिए भी प्राउड था। तो इसके बाद आगे बढ़े तो 4 दिसंबर को इनको वहाँ पे एडमिशन होना था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिसार में। और 4 तारीख को ही मेरे गांव में एक शादी थी जो बहुत क्लोज़ थी, मेरे सगे थे वो। पप्पू की शादी थी भाई, अगर मेरे गांव वाले कोई सुन रहे होंगे तो वो हमारे तेज सिंह भैया हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वो सगे हैं मेरे।
वो शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। मैं कंफ्यूज, मेरे को इन्होंने बोला यार मेरी डेट कभी भी आ सकती है, तो मैं तैयारी कर भी रहा था मेंटली और नहीं भी हो रही थी। शादी हुई, वहाँ शादी हो गई। मैं इनकी लड़की, इनके सास ससुर ने बोला मेरे को कि हमसे नहीं हो पाएगा बाहर का, हम तो बाहर गए नहीं हैं, हल्द्वानी से उत्तराखंड से बाहर का हमें आइडिया नहीं है, आप जा दो। मतलब ठीक है। मैंने अपने सगे रिलेशन में शादी को इग्नोर करते हुए इनका साथ दिया। गया, ट्रेन टिकट करी, हिसार पहुंचाया, 2-3 दिन लगे, वहाँ एडमिशन कराया, है ना। इनकी जो सबसे छोटी वाली लड़की है वो एमएससी में एडमिशन करा के आया, एमएससी एग्रीकल्चर, है ना। बॉटनी वाले थे शायद वो, वेज का ढूंढ रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे सब कुछ करा के आया, सब कुछ हॉस्टल दिला के आया। जब तक उन्होंने बोला नहीं जाओ करके, तब तक मैं आया नहीं। 2 दिन लग गए थे, तीसरे दिन आया था मैं। कंफर्ट थे वो मेरे साथ, क्योंकि मैं था ही, हूँ ही इतना यार, मेरे को किस बेस पे तुम मेरे से डरोगे, है ना। आराम से रहिए, मेरे रिलेटिव है, वो डरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आ गया वहाँ से, सब कुछ ठीक है भाई। तब तक 4 दिसंबर 2023 तक सब कुछ ठीक है। मैं आ गया वहाँ से 7 या 8 तारीख को वापस आया था, ठीक है। पहुँचा मैं घर पे, हाँ अगले दिन भी शाम को चला था ना, तो 8 तारीख हो गई थी आते आते। वापस आया फिर से मैं अपना घर में, सब कुछ ठीक, बच्चा स्कूल लाना ले जाना, अपने काम, और अपनी वाइफ को, फिर मेरी वाइफ को दिक्कतें आने लग गई, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो मैं इनको भी हॉस्पिटल लाने ले जाना। ECHS डिपार्टमेंट से मैंने फॉरवर्ड लिया इनका हॉस्पिटल, साईं हॉस्पिटल हल्द्वानी में इलाज शुरू कराया। इस बीच में मैं कभी बच्चे को लाना ले जाना पड़ता था, तो ये अपनी फ्रेंड पूजा जी के साथ जाती थी। मेरे को कहती थी तुम मत आओ, मैं पूजा जी के साथ जाती हूँ। आज मेरे पे ब्लेम लगा रही है कि ये मेरे साथ नहीं आता था। उसमें ये कहती थी, बोला मैं पूजा जी के साथ जा रही हूँ, इनकी क्लोज़ फ्रेंड थी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़, उसके लिए इन्होंने मेरे को भी छोड़ दिया है। तो बोला मैं पूजा जी के साथ जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है, ओके। कई दिन इनके साथ गई और मैं भी ले गया, मैं भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी क्यों इग्नोर मैंने नहीं किया, मैंने इनका सब कुछ कागज़ बनाए, सब कुछ चला। अब बात बढ़ती आगे। अब आ गया 23 दिसंबर 2023। अब आने वाला बहुत ही ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ कहानी, जो ये कागज़ बने हैं ना, अब वो कहानी शुरू होने वाली है यहाँ से। 23 दिसंबर 2023 को इनके माता पिता जी आए हमारे पास मिलने हल्द्वानी में। बोला हम अपनी बेटी के घर आए हैं। मतलब हाँ हाँ आना चाहिए, क्यों नहीं, आपकी बेटी क्या, मैं भी हूँ। ये इनका ईगो देखो आप, इनका एटीट्यूड देखो, इनकी बात करने का लेवल देखो। बोला हम तो इसलिए आए हैं, अपनी बेटी के घर आए हैं। मतलब ठीक है, आपकी बेटी भी है। मेरे को साइड करना शुरू कर दिया इन्होंने, देखा बात करने का तरीका देखा, हम अपनी बेटी के घर आए हैं, इन्होंने मेरे को साइड कर दिया। ध्यान से समझिएगा, मेरे को इन्होंने साइड में रख दिया। मतलब ठीक है ठीक, हाँ बढ़िया, खुशी की बात है, वेलकम हुआ, पाँव बढ़िया से चाय पानी सब कुछ प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ इनका। फिर इनके पिताजी के कंधे में ना दर्द था, नस दबी थी, क्या था, इनका MRI कराया मैंने यहाँ साईं हॉस्पिटल में। हमारे डॉक्टर अजय बजाज जी हैं, न्यूरो के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे जानकार हैं, उनके पास दिखाया। उन्होंने बोला MRI करा के लाओ, MRI कराया, 2 दिन लगे, सब कुछ सही हुआ। अपने साथ लेके गया मैं, बोला चलो पापा चलो, पापा ही बोलता था, मैं पापा ही बोल रहा था उस टाइम पे। अब तो मैं ससुर बोल रहा हूँ, और थोड़े दिनों बाद ससुर भी नहीं बोलने वाला हूँ। इज्जत जैसे जैसे आउट हो रही है वैसे वैसे सब खत्म हो रहा है ना। तो बोला चलो पापा चलो, मैंने इनको खूब परवरिश देखभाल करी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। देखो अजय बजाज जी हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा आपका, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। दान सिंह कन्याल जी, आज जो ये पेपर भेज के आप मेरे को धमका रहे हो ना, आप अजय बजाज जी के यहाँ पे न्यूरो में गए थे कि नहीं, वहाँ से मेडिसिन लिया आपने, उधर वो कौन से लैब में आपने MRI करा, वहाँ भी रिकॉर्ड मिलेगा आपका। आप झूठ मत बोलना, कोर्ट में फंस जाओगे। बहुत झूठ बोलते हैं लोग, पूरी फैमिली झूठ बोलती है। मेरी वाइफ सफ़ेद झूठ बोलती है, आपको चूतिया बेवकूफ़ समझती हो। अगर मैं बोलूँगा मैंने ये पेपर यहाँ से यहाँ रखा है, तो वो कहेगी मैंने रखा है। इतना सफ़ेद झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। ये चीज़ तो मैंने बोला ही नहीं अभी आप तक, ये चीज़ आप हर चीज़ कवर नहीं होंगी ना एक साथ। बहुत ज़्यादा झूठी है मेरी वाइफ, बहुत सफ़ेद ऐसे झूठ बोलती है ऐसे। अगर मैं बोलूँगा कि ये पेपर मैंने रखा है यहाँ, वो नहीं मानेगी, बोला नहीं मैंने रखा है, झुठला देगी मेरे को, झुठला देगी। इतने सफ़ेद झूठ बोलती हो, बहुत झूठ बोलती है। रिश्ता टूटने का एक रीज़न झूठ भी है, बहुत झूठ बोलती है। इनका मम्मी पापा भी बहुत झूठ बोलते हैं, सफ़ेद वाला झूठ बोलते हैं। मेरा भाई भी एक दिन कह रहा था यार भाभी बहुत झूठ बोलती है। मतलब हाँ, अरे झूठ तो मत बोल भाई, भयंकर बोलती है। तो आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर हो गया, इनका इलाज हो गया,
50 जी सब चीज़ हो गया, वापस घर आ गए। अब 2 दिन बाद शाम हो गई, ये लोग अपने ऑफिस भी गए थे, बीच में शाम हो गई, बैठे ऑफिस भी गए थे ससुर जी अपना, गदरपुर ऑफिस है इनका रुद्रपुर के पास। ऑफिस से आए शाम को, बैठे फिर अब बोला तुम्हारा खर्चा पानी कितना लगा मेरी बेटी को वहाँ हिसार हिसार पहुँचाने में, छोटी वाली का। मैं बोला कोई बात नहीं, लगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं बताओ, हम आपको खर्चा देते हैं। मैं बोला ठीक है, फिर इतना इतना ये लगा, मैंने बोल ही दिया, मैं भी तो पेंशनर ही था ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्वगुण संपन्न तो था नहीं। मैं बोला इतना इतना ट्रेन रेन टिकट लगा था, ये है सो है, तो दे दिए उन्होंने पैसे गिन के, टिक टिक, ये लो फिर, ये लो पैसा, पैसा दे दिया भाई। खुश करा पहले मेरे को खुश किया गया, ठीक है, मैं साथ में बताता ही रहूँगा। खुश किया गया मेरे को, बोला ये लो भाई पैसे, खर्चा जो हुआ था वही तो दिया तुमने, कोई एक्स्ट्रा दिया क्या दान सिंह कन्याल जी? अगर दान सिंह कन्याल जी आपने एक भी रुपया खर्चा, मैं उससे भी ज़्यादा खर्चा था मेरा, तो वो तो मैंने बताया नहीं, वो छोटे छोटे खर्चे बताता तो बिल ज़्यादा ही बनता आपका, बट वो मेरा भी था इसलिए मैंने बोला नहीं, है ना। इतना अपनापन तो होना ही चाहिए ना अपने रिश्तों में। और भी था, आपसे मैं 5,000 रुपये और ले सकता था दान सिंह कन्याल जी, बट मैंने बोला नहीं। मैंने आपके कमाई के पैसे पे कभी भी नज़र नहीं रखी दान सिंह कन्याल जी, एक पैसा नहीं मांगा होगा मैंने आपसे, आपने खुद दिए होंगे, कभी बोला ये रख लो बेटा। इनकी माताजी ने एक बार दिया था जब मेरी माँ एक्सपायर हुई थी, 10,000 रुपये, मैंने मांगा नहीं था, मेरे पास थे पैसे, फिर भी इन्होंने बोला रख लो, ज़रूरत पड़ सकता है। इस तरह के दिए हैं, एक बार दिया है, एक बार हाँ बरेली में हम क्वार्टर बना रहे थे, क्वार्टर शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम पे इसके पिताजी ने भी 10,000 रुपये दिए थे। फिर मेरी वाइफ कह रही थी वापस लौटा देना उनको, वापस लौटा देना, हाँ मैं बोला लौटा देंगे। तो ससुर जी की तो इनकम कैसी है वो मैं आप उनको वहाँ बताऊँगा कोर्ट में, किस टाइप के ऑडिटर हैं वो, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे ऑडिट वाले लोग सभी। तो एक मेरे भैया हैं, वो भी ऑडिट किए हैं, बोला मैं बताता हूँ इनका ऑडिट कैसे होता है। तो वो भी इनके अगेंस्ट अगर हम इनके खिलाफ़ फाइल करते हैं केस, तो फिर इनकी ऑडिटी भी निकाली जा सकती है बाहर। तो काफ़ी है ना ऑडिटी, मैं यहीं पे खुलेआम कह रहा हूँ, आपके ऑडिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका रीचेक हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे। क्योंकि आप, चलो यहाँ पे मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा उनके लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैसे दिए गए, ये लो आपका खर्चा पानी। फिर आप फिर मेरे को धमकाना शुरू हो गया। अब बड़े हैं, मैं भी सुनता रहा, मैं बोला चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। हाँ हाँ, बोला तुम 1 साल से घर हो, 1 साल हो गए पेंशन आए, क्या कर रहे हो, हमें लोग पूछ रहे हैं, हमें लोग जवाब मांग रहे हैं, तुम्हारा जवाई घर आके बैठ गया है, तुम ये हो तुम वो हो कह रहे हैं। मेरे को डांट मारना शुरू कर दिया भाई साहब, हड़काना मेरे को, बिल्कुल ऐसे बोलने लगे। मैं बोला कोई बात नहीं, सयाने हैं, समझा रहे होंगे। तो उनको ये नहीं पता है कि आपकी लड़की जॉब कर रही थी, मैं घर के सारे काम देख रहा था, मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, उनको बाहर आना पसंद नहीं है, बाकी मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी माँ है नहीं। आपको पता नहीं है क्या दान सिंह कन्याल जी, कि मैं जब से पेंशन आया हूँ 1-2 महीना मैंने रेस्ट करा था, उसके बाद आपकी लड़की जॉब कर रही थी, मैं वो उनको सपोर्ट कर रहा था। आपको पता नहीं है क्या दान सिंह कन्याल जी हैं? और इसी बीच में मेरा आर्मी वाला जो थकान थी, वो मतलब एक तरह से थकान क्या बोला जाए, आर्मी में हम लोग काफ़ी बिजी रहते थे, तो वो मेरा माइंड सेट हो गया। 1 साल भी नहीं रह सकता हूँ क्या मैं, जो इतनी बड़ी सर्विस करके पेंशनियर होके आया हूँ, तो क्या 1 साल घर नहीं रह सकता मैं? 1 या 2 साल भी रह सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना, मैं घर में चला रहा हूँ ना, घर में खर्चे मैं उठा रहा हूँ ना कैसे भी, तो वो मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं जॉब में कब जाना है, कैसे जाना है। आपकी लड़की जॉब कर रही थी, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? मैं ही कर रहा था ना, तभी तो आपकी लड़की जॉब करी। और वो रिन्यू जो आप रजिस्ट्री लेके गए हो ना, मेरा पढ़ाया लिखाया डिग्री रजिस्ट्री रिन्यू करके दिया, वो लेके गए हो ना, वो किसने कराया? कर पाते हो रिन्यू? बनता तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? कितना घूमे थे तुम एक बार जब गवर्नमेंट में ये किसी टेस्ट में निकली थी और एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से रुक गई थी गीता जी? बना तुम्हारे सुशीला जी वाले? कोई नहीं बनाता है, ठीक है। आजकल एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बनता है बिना हाजिरी के, बिना अंगूठे के प्रेजेंट, अंगूठे से प्रेजेंट लगता है, कहीं भी फर्जी काम नहीं होते आजकल। पहले तुम सोचो अपने टाइम में बोला ऑडिटर हूँ मैं, बोला कर देगा, फर्जी बन जाएगा सर्टिफिकेट। जी नहीं बनता है, बिना आपका आजकल ऑनलाइन प्रेजेंट लगती है। ऐसे बन गया क्या आपके लड़की का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? बोला मेरे को धमका रहे हैं 1 साल से, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मैं सुनता रहा, मैं बोला चलो सयाने हैं, समझा रहे हैं, ओके। असली समझाने की बात अब आई। बोला अब तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, ये दूसरा होने वाला है, क्या सोचा है? तुम एक काम करो, ये बड़ा वाला हमें दे दो। ऐसे ही बोला, ये बड़ा वाला हमें दे दो, ऐसे ही हाथ हिला के ऐसे ही करते हैं बात करते समय, ये बड़ा वाला हमें दे दो ऐसे। इनकी मम्मी भी थी बगल में बैठी हुई,
मेरा मुंह देख रही हैं वो। तो जैसे इन्होंने बोला कि ये बड़ा वाला हमें दे दो, अरे भाई हम 2 बच्चे क्यों कर रहे हैं, हमारा परिवार संपन्न होगा करके, ये तुम्हारे देने के लिए कर रहे थे क्या, ये बड़ा वाला बच्चा हमें दे दो। मैं थोड़ी देर ऐसे ना नीचे झुक के बैठा रहा। मुझे वो याद आई फिर 6 साल पहले वाली, हम ही पढ़ाएंगे हम ही लिखाएंगे, तलाक ले ले बेटा, वो याद आ गया मेरे को जो 5-6 साल पहले हुआ था। मैं बोला ये बच्चा बच्चा ही करे जा रहे हैं, बीच में वो रो रहे थे, कई बार रोए भी हैं, बोला इसके बिना नहीं रह सकते, वो भी याद आ गया। तो 4-5 मिनट 2-3 मिनट में ऐसे सुन रहा बैठ के। मैं बोला नहीं पापा, मेरा बात करने की शैली यही थी, बोला नहीं पापा हम कर लेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम पालेंगे इसको, हम इनकी परवरिश करेंगे। भाई साहब वहाँ से इनके पापा ने एक बात नहीं बोली दोबारा, क्योंकि इनका जो मकसद था ना वो मैंने मना कर दिया था। फिर मैं थोड़ी देर और बैठा वहाँ पे, कुछ बोलेंगे और करके, तो कुछ नहीं बोले, 5 मिनट और बैठा, नहीं बोले, फिर मैं चला गया उठ के अंदर जाके मैं बैठ के बेड में मैं सोच में डूब गया। मतलब ये क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ गया, फिर इनको ये बोलने की, ऐसा बात बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। फिर मैंने इनके पूजा दी को मैसेज किया, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड मिल जाएगा, बोला दीदी ये फिर से बच्चा मांग रहे हैं, इनको थोड़ा समझा दो, ये पहले से ही बच्चा बच्चा करते हैं दीदी, ये फिर आज बच्चा मांग रहे हैं दीदी, इनको थोड़ा समझा दो, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बच्चा मांगने लग गए हैं। फिर इतने थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ भी अंदर आ गई, है ना। पूजा दी के साथ अच्छा बनता था वाइफ का, इसलिए मैंने पूजा दी को ही बोला, मैं बोला दीदी थोड़ा बताओ ये क्या कर रहे हैं लोग, फिर बच्चा मांग रहे हैं दीदी, इनको थोड़ा समझा दो, क्योंकि वो मैटर सीरियस था अभी। इतने में मेरी वाइफ अंदर आई, मैं बोला यार गीता ये क्या है, ये बच्चा हम अपने लिए कर रहे हैं ना, हम अपना परिवार बनाएंगे इसलिए कर रहे हैं ना। तो मेरी वाइफ कहती है दे दो ना, अरे दे दो, हमारा खर्चा बच जाएगा। अब अपने आप पालते हैं ना, वो तो कह तो रहे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे, कह रहे थे, हाँ कह रहे थे वो अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे, मतलब सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे और सबसे महंगा कोर्स जो तुम बोलोगे वो कराएंगे, बोला ससुर जी उसी टाइम पे। मैं हैरान था, मैं बोला महंगाई से नहीं होता है, पैसे हैं तो सब कुछ नहीं होता है ना। मैं वाइफ को बोला कि यार ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वाइफ बोली दे दो, खर्चा बच जाएगा, तुम्हारा तो बढ़िया है, तुमने तो मेरे पापा को लूटना चाहिए, ऐसा भी बोला उसने। मेरे को लालच दे रही है कि तुमने तो मेरे पापा को लूटना चाहिए, तुम तो मेरे पापा का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हो। मैं बोला ये क्या बात है यार, लड़की अपने बाप के लिए ऐसे कह रही। वो मेरे को लालच दे रही थी, लालच पैसे का, कि ये बच्चा दे दे वहाँ। मैं बोला यार नहीं दे पाऊँगा मैं। अरे जिसके साथ मैं दिन रात खेल रहा हूँ, जिसको मैं स्कूल ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, गुस्सा भी उसके साथ, हाँ बीच में शैतानी करता था, लग जाते थे छोटा छोटा चोट, है ना। उसको लाइन पे भी तो रखना है बच्चे को, गंदी काम हरकत बोला डांटना है, उसको खिलाना भी है, उसको पार्क भी ले जाना है, उसको अच्छा खाना भी खिलाना है। चॉकलेट टॉफ़ी भरते थे ये लोग उनके पेट में, मैं वो कम करो करता था उसको, है ना। चॉकलेट टॉफ़ी से नहीं बनता, मैं बोला फल फ्रूट ज़्यादा दो। अभी ये क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, 1 किलो तो फल फ्रूट खिला रहे होंगे, 1 किलो चॉकलेट खिला रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो ऐसे यहाँ भी कर रहे थे, मैंने काफ़ी दिन रोका भी था। मैं ससुर जी को नहीं कहता था, मैं गीता को कहता था यार, बोला यार थोड़ा चॉकलेट टॉफ़ियाँ कम करवाओ यार, इतना मत खिला दो बच्चे को, है ना, भूख मर जाएगा, उसका खाना नहीं खाएगा बच्चा यार, वो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे समझा, कितनी बार मैंने गीता जी को बोला, गीता जी नहीं बोलती थी। ससुर जी वहाँ से दे टॉफ़ी, चल पिथौरागढ़ चलेगा, हमारे साथ चलेगा, यही उसके माइंड में भर रहे थे वो, जब भी आ रहे थे रह रहे थे। बोला चल हमारे साथ, हमारे पिथौरागढ़ में मोटर है, हमारे पिथौरागढ़ में ऐसे लाइट बटन है, जो बच्चे को पसंद थी ना, पंखा है, खोलेंगे उसको, ये करेंगे, उसको बहला रहे, बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे। छोटा सा बच्चा है वो, अब बच्चा क्या समझता है, वो ब्रेन वॉश, मतलब उसके मन में अपने लिए अच्छा ही भर रहे हैं। बोला मैं अच्छा हूँ, मैं नाना बहुत ही अच्छा हूँ, तू बोल, नाना के साथ जाता हूँ, बोलेगा, सोचा था उन्होंने, वो बोलेगा तब भी मैं जाने दूंगा क्या, मैं तो बाप हूँ यार। बोला इतनी मेंटलिटी ख़राब थी इनकी। बोला बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे थे। बोला हमारे वहाँ ना मोटर है, वो बच्चे को ना मोटर ऑन ऑफ करना पसंद था, यहाँ पे वो खुद जाके कर रहा था मोटर ऑन ऑफ, तो उसको काफ़ी शौक था, ये चीज़ें ना बच्चे करते ही हैं। बोला हमारे पिथौरागढ़ भी है, बोला मोटर, चल। मैं गीता को बोला यार क्या बच्चे के लिए भी क्या ब्रेन वॉश जैसा क्या कर रहे हैं आपके ये ससुर जी का। तो बोला तुम्हारी सोच ख़राब है, बोला मेरे को। मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरी सोच ख़राब है, ओके, मैंने मान लिया मेरी सोच ख़राब है। तो गीता जी को मैंने बोला कि यार हम बच्चा नहीं देंगे यार, हम खुद करेंगे यार, हैं जॉब कर रहे हैं हम दोनों लोग, करेंगे यार परवरिश अपने बच्चे की। बोला नहीं दे दो। मैं फिर कुछ नहीं बोला,
मैं ऐसे सदमे में आ गया, सब कुछ ठीक हुआ। दूसरे दिन सुबह इनके माता पिताजी ऐसे उठ के भागे जैसे मैंने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। सुबह उठ के मेरे उठने से पहले 5 बजे अचानक ही, पता नहीं अपनी बेटी को भी बताया कि नहीं बताया, हमें तो उठने तक पता ही नहीं, वो चले जा चुके हैं। बड़े बुरी तरह गए हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए था दान सिंह कन्याल जी आपको। उस दिन क्या हुआ घर में पता है आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। आपकी बेटी बोलती है मेरे माँ बाप को भगाया। अरे मैंने तो बच्चा देने के लिए मना करा, मैंने कहाँ भगाया? बोला हम पालेंगे बच्चा, बोला मैंने भगाया। उनको बुरा लग गया, बच्चा नहीं दिया। वो सुबह ऐसे भागे पूछो मत, बहुत ही बुरी तरह भागे। मतलब तुम ये मान लो कि जैसे वो बच्चा लेने वाले आए हों और मैंने बच्चा न दिया हो तो भाग गए हो। और ये मेरे को वो लड़ने लग गई मेरी वाइफ, काटा काट मेरे पापा ऐसे गए हैं, मेरी माँ को ऐसे गए हैं, तुमने उसकी इज्जत नहीं करी। अरे इज्जत क्यों नहीं करी भाई? तुम्हारे मम्मी पापा का ट्रीटमेंट सब कुछ सही तो चल रहा था, बच्चा नहीं दिया तो मैं क्या बेइज्जतदार हो गया इतनी जल्दी? चली गई। लड़ते रहे भाई साहब, ये पूरा दिन 12-1 बज गए। इसने मेरे को बहुत उकसाया। फिर मुझे ना कुछ गंदे वर्ड बोलने पड़े मजबूरी में। मतलब चुप हो जाओ। नहीं हुई चुप, बड़। जब मैंने कुछ अपशब्द निकाले तब चुप हुई है। मजबूर हो गया था। पूरा दिन नहीं छोड़ा इसने मेरे को, पूरा दिन नहीं छोड़ा। 12-1 बज गए थे, करते रहे कड़। फिर वहाँ पे मैंने एक डोज दे दिया इसको, अपशब्द का डोज दिया था। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जब तुम किसी को कंटिन्यू टॉर्चर कर रहे हो, सुबह से पीछे पड़ गए हो तो क्या करूँगा? हैं, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ, फिर कच, कहीं बाहर जाके 1-2 घंटे बाद आ रहा हूँ, फिर कच। पूरा दिन यहीं चला। फिर डोज देना पड़ा भाई। कोई मार पिटाई नहीं, शब्दों का डोज था वो। मान गई थी। और फिर मैंने ना उसके अगले दिन एक स्टेटस लगाया था कि भाई हल्द्वानी में बच्चा चोर आ रहे हैं, अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ना। अब वो स्टेटस सच था। नवाबी रोड की घटना है, वहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हुई थी। बोला बच्चे को बहला फुसला रहे थे अपनी तरफ। तो मैंने वो स्टेटस लगाया तो इन्होंने वो स्टेटस अपने ऊपर ले लिया। मेरी वाइफ कहती है तुमने मेरे माँ बाप के लिए लगाया है। मैं बोला इसमें कहाँ लिखा है मैंने कि मेरे सास ससुर आए थे बच्चा चोरने? ऐसा तो मैंने लिखा नहीं। आए तो वो इसी मकसद से थे, फिर बच्चे लेने ही आए थे ना वो, तो इस तरह से जाना तो फिर वो बच्चे के लिए आए थे सब कुछ। बट मैंने बोला आपके बच्चे के लिए नहीं लगाया मैंने, है ना। बच्चा चोर तो वो चल रहा था यहाँ पार्वती बिहार, इधर मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी तो मैंने लगा दिया। मैं बोला भाई बच्चा चोर आए हैं, अपने बच्चों को सावधान रखें, अंदर रखें। इसमें मैंने दान सिंह कन्याल, शांति कन्याल आए थे तो लिखा नहीं ना। फिर दूसरे दिन फिर ये मेरे पीछे लगे, बोला मेरे पापा के लिए लगाया। मैंने डिलीट कर दिया भाई उसको, तुरंत फेंक दिया साइट। मैं बोला ये अपने ऊपर ले रहे हैं। और इसने चुगली मार दी अपने माँ बाप को, बोला मेरे लिए आपके लिए ऐसा लगा दिया स्टेटस, अपनी बहन के लिए भी। मैं बोला अरे भाई साहब मैं आप लोगों के लिए नहीं लगाया हूँ यार, ये सच है घटना। यहाँ पे नवाबी रोड पार्वती बिहार में कुछ इस तरह की बातें सुनने को आई हैं इसलिए लगाया। वो दूसरे दिन लगाया था मैंने। तो फिर उस दिन भी ये मेरे पीछे पड़ी रही। फिर मैं भाग गया भाई घर से, थोड़ा दिन 1-2 घंटे बाहर जा गया, अपने फ्रेंड के पास आ गया थोड़ी देर। तो अब इनका प्लान हो गया शुरू। अब मेन बेस रखा गया भाई, बच्चा नहीं दिया ना मैंने। अब इन्होंने बेस रखा, जनवरी 2-3-4 तारीख की बात है। इनके पिताजी फ़ोन करते हैं। कहाँ फ़ोन करा इनके पिताजी ने? मेरे कज़न को, मेरे पिताजी को और मेरे भाई को अलग अलग टाइम पे फ़ोन किया और सभी जगह एक ही बात बोली कि हमने तो बच्चा पढ़ा देते हैं बोला, नहीं दिया। अब हम अपनी लड़की को ले जाते हैं, ये दूसरा बच्चा भी होगा, इसको तुम्हारी झोली में डाल के हम अपना लड़के ले जाते हैं। दान सिंह कन्याल जी अगर ये झूठ है तो झूठलाना मत, इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं है तो लोग भी हैं, ठीक है, सब है इसका। मैंने सारा इंतजाम कर रखा है आपको वहाँ पे कटघरे में खड़ा करने के लिए। बोला मेरे जज पहचान का है, मेरा वकील पहचान का है। अभी मैं कोर्ट में जाते वही पूछने वाला हूँ कि जज साहब क्या आप इनके फ्रेंड हैं? अगर आप इनके फ्रेंड हैं तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। बोला क्यों? जज साहब पूछेंगे क्यों? क्योंकि सर ये बोल रहे थे मेरा जज पहचान का, मेरा क्लासमेट है, वकील मेरा क्लासमेट है। वकील साहब से भी पूछूंगा जाते ही। DN भट्ट जी हैं, DN भट्ट, सिमलगढ़ पिथौरागढ़ के वो कोई वकील हैं।
तो वो क्या सच में दान सिंह कन्याल जी के फ्रेंड क्लासमेट हैं? पहला क्वेश्चन यही होगा कोर्ट में। बोला मेरा जज पहचान का, मेरा वकील पहचान का, मैं अपनी लड़की को लेके जाऊंगा, मेरे पापा को बोला, और ये बच्चे तुम्हारी झोली में डाल के चला जाऊंगा। और मेरे कज़न को बोला, मैंने बच्चा बोला हम पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, क्या बुरा बोला हमने, हमें नहीं दे रहा है। और ये ब्लेम लगा दिए वहाँ। मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग जॉगिंग करता हूँ। कई लोगों ने मेरे स्टेटस भी देखे होंगे, आज मैंने 11 किलोमीटर दौड़ा, 10 किलोमीटर दौड़ा, 2-2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। इनकी बेटी को भी पता है, मेरे मकान मालिक को भी पता है। इन्होंने मेरे पे क्या ब्लेम लगाया, सुबह उठ के दारू पीता है, साइको है, पागल है, मेरी लड़की को मारता है। माय गॉड, ऐसे ब्लेम लगा दिया यार मेरे पे। मतलब ये क्या था, इनका माँ बेटी बाप इनके खुसर फुसर होगी बात, तो एक बहुत ही करते थे, प्लान बन गया इनका। तो ये बेस था, मेरे को बुरा दिखाने का एक बेस शुरू कर दिया इन्होंने। बोला ये दारू पीता है सुबह से। भाई साहब मेरे को दारू नहीं पचती, मेरे फ्रेंड लोगों, कितने लोग जानते हो मेरे को, कितना पिया हूँ मैं कभी भी आपके साथ, मैक्सिमम 1 ढक्कन से थोड़ा ज़्यादा कभी बैठ के पी लिया होगा तो, अदरवाइज़ मेरे को दारू सूट नहीं करती है। मैंने पीना होता ना, मेरे पास सफिशेंट है, वो मैं इधर उधर देता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। मेरे कैंटीन से मैं लाया ही नहीं हूँ, जब ज़रूरत होगी तब लाएंगे, किसी को चाहिए होगा तो। मेरे को दारू सूट नहीं करती। कभी कभार बियर जैसा हल्का फुल्का, कभी कभार, वो भी पार्टी शार्टी में बैठ के अपने आप को फिर है ना वो नहीं दिखाना है, अरे हम तो नहीं पीते हैं यार, हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं। अपने आप को अच्छा भी नहीं दिखाता हूँ मैं, पी लेता हूँ यार साथ में थोड़ा सा। तुम मेरे पे ब्लेम ना लगाओ, पी लिया दारू, क्या हो गया, हद में पिया ना, 1-2 ढक्कन पी लिया मैंने। वो अपने आप को समाज में ना अलग नहीं करना है। पार्टी में दोस्त लोग बैठे हैं तो उनके साथ चलानी पड़ती है, अपने आप को एकदम भाई मैं तो कुछ और ही हूँ ऐसा नहीं दिखाना है। लोग होते हैं दिखाने वाले, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं सिंपल आदमी हूँ भाई साहब। मेरी खुशी ना छोटी छोटी चीज़ों में है। तो इन्होंने ब्लेम लगाए भाई दारू। तो मेरे मकान मालिक को बोला, मेरे तो ससुर जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। बोला ऐसा कह रहे हैं, तुम तो यहाँ पे 2 साल से रह रहे हो, हमने तो नहीं देखा आपको कभी दारू में पिए हुए, कभी यहाँ पे बदतमीजी करते हुए। हम तो सुबह शाम नमस्ते गुड मॉर्निंग वाले हैं, वॉकिंग जाता हूँ मैं, डेली रनिंग करता था। हैं मेरे कई यूट्यूब में कई जगह पे मैंने उनके वीडियो भी शेयर करे हैं। वो स्टॉप वॉच है मेरा, इसीलिए लिया था मैंने ये। हैं इसमें 9-9 घंटा 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की स्क्रीनशॉट डाली है मैंने बहुत जगह पे। मेरे दोस्त लोग जानते हैं रनिंग करता हूँ मैं, मेरी रनिंग अच्छी थी, अब मैं उसमें इंटरेस्टेड था। आजकल नहीं जा पा रहा हूँ, आजकल तो घर में ही घट गया हूँ मैं। देखो गला घर में ही घट गया हूँ, सब पिचक गया है, अब जाने की ज़रूरत नहीं है आजकल, धोखा हो गया ना इसलिए। तो ऐसे ब्लेम लगाए भाई साहब इनके पिताजी ने, तो वो बेस रख दिया गया, वो है बेस। आप वहाँ से उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हाँ अब मैं जल्दी ख़त्म करने वाला, फिर वो वाला कहानी उसमें बहुत फिर गदर मचने वाला, वो लंबा हो जाएगा। बेस रख के फिर मैं गया था जनवरी में, ठीक है। इन्होंने बेस रखा, बेस रख के फिर क्या हुआ, गीता जी ने अपने माँ बाप के लिए कमरा ढूंढा जहाँ हम रहते थे, उसी के दूसरी गली में, दूसरी गली नहीं कहेंगे, मोड़ पे, डिस्टेंस 150 मीटर। कमरा ढूंढ लिया और अपने मम्मी पापा को बुला भी लिया, वो रहने भी लग गए। इस केस के बाद, ये गाली गलौज जो मेरे को बारे में बुरा बोला उसके बाद, अब मैंने बच्चा नहीं दिया इसलिए बेस बना दिया उन्होंने। अब मेरे को पता ही नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे गीता जी ने अपने माँ बाप को लेके आके रख दिए हैं, मेरे को पता ही नहीं है उस चीज़ का। अब लेकर रख दिए हैं। मैं बोला तुम्हारे मम्मी पापा दिख रहे हैं यहाँ पे? बोला हाँ वो यहाँ पे हैं। बोला कहाँ है कमरा? बोला ये है। किसने, कहाँ से, कब ढूंढा कमरा? बोला मैंने ढूंढ के दिया। तो मैं बोला मेरे को तो थोड़ा बता देते तुम। बोला तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप टोन चेंज, आप यहाँ से टोन चेंज। बोला तुम्हें पूछ के मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर सहम गया, यार तुम्हारे मम्मी पापा इस गली में कमरे ले रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे वो गुस्सा होके गए थे अभी 1 हफ्ता पहले ही, 4-5 दिन 6-7 दिन पहले, फिर इसी कमरे में यहाँ पे कमरा लेके रह रहे हैं, ये क्या है मैटर? बोला मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। टोन चेंज हो गई थी वाइफ की मेरी फिर। मैं बोला चलो फिर ठीक है, सास ससुर हैं, झगड़ा करके गए थे, आ रहे हैं, ठीक है चलो वापस में हम फिर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है मैं मान लिया। फिर मैं झुक गया, बहुत झुका हूँ मैं ज़िंदगी में, हमेशा मैं ही झुका हूँ। हाँ
इतना ज़िंदगी हमारा चल गया है। इस मैडम ने जब अंजू जोशी दी बहन की मम्मी ने जब सॉरी बोलने के लिए बोला था ना, वही सॉरी आज तक गीता जी ने मुझे बोला है। उसके अलावा आज तक उसके मुंह से सॉरी शब्द नहीं निकला है, नहीं निकला है। इसका मतलब मैं ही गिल्टी था क्या इतने साल से? अब मैं ही गिल्टी था तो मैं ही झुका हूँ। मैंने अपने परिवार बनाने की कोशिश करी है। मैंने अपनी वाइफ को दुखी नहीं देखना चाहा है। मेरी वाइफ अगर थोड़े दिन बात नहीं करती थी तो मैं उसको मनाने के लिए मैं ही झुका हूँ भाई। गलती उसकी भी होती थी तब भी मैं ही झुका हूँ। आज तक एक सॉरी नहीं बोला है। मेरा बच्चा 6 साल का चल रहा है। इतने बड़े शादी का टर्न ओवर हो गया है। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या तुमसे गलती नहीं हुई? बोलो कब बोला था सॉरी? वो एक सॉरी बोला था, रिश्ता बच गया था। तुम यहाँ सॉरी नहीं बोल रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? नोटिस देख रहे हो इनका एटीट्यूड और ईगो, ये आ रहा है। तो ये सॉरी बोलने की आदत इनकी माँ बाप ने इनको सिखाई नहीं है, झुकना सिखाया नहीं है। अरे झुक जाओगे तो क्या हो जाता, परिवार बन जाता तुम्हारा और मेरा भी। खैर छोड़ो। कमरा हो गया। आप बोला तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कमरे के बारे में। फिर कुछ दिन ठीक है, बोला ओके ठीक है। फिर इनकी मम्मी 2-4 दिन रही वहाँ पे। दोनों आए थे, हस्बैंड वाइफ प्लान से आए थे भाई, दोनों आए। वहाँ पिथौरागढ़ कमरे में ताला। पिथौरागढ़ में इतना बड़ा मकान बना रखा है 80-90 लाख का, उस पर ताला। वो 80-90 लाख रुपये कैसे मकान बनाया वो मैं कोर्ट में बताऊँगा इनको, ठीक है। वहाँ पे लग गया ताला और ये रहने लग गए पिथौरागढ़ ताला लगा के। वो सॉरी हल्द्वानी में आ गए और मेरे बगल में आ गए। एक तो तुम गुस्सा होके गए थे बच्चा नहीं दिया करके, यहाँ तुम्हारी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा था और फिर तुम कमरा लेके यहीं पे आ गए हो फिर से। इसका मतलब अब आग में घी डालने आए थे। मतलब नहीं, सच है, अब प्रूफ हो गया है, अब आग में घी डालने आए थे। फिर कुछ दिन बाद हमारी मैडम जी ने पता नहीं कब एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोला था। इसी बीच में ना कमरे के साथ साथ में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट भी खोला था। वो क्यों खोला था वो मैं अभी आएगा बताऊंगा उसको भी। तो मैं फिर गांव गया था इस बीच में 20 जनवरी के आसपास। कुछ पूजा पाठ का काम था और कुछ वहाँ पे मेरे रिलेटिव में एक जनेऊ था और गांव में एक मंदिर की मूर्ति स्थापना थी। मैं गांव गया था। तो गांव में जाके ना जो ये इनके पिताजी ने जो बात बोली थी ना, वो बातें मुझे बिल्कुल डिटेल से सुनने को मिली। क्योंकि अब हम कहीं पे जा रहे हैं तो साथ में बातें करते हुए जा रहे थे, तो एकदम डिटेल एक एक लाइन इसके बाप ने क्या क्या कहा, इसके पिताजी ने ये कहा ये कहा ये कहा। मेरे को ना एक तरह से गुस्सा आने लग गया। मैं बोला ये सब चीज़ें झूठ से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी। झूठ मेरे को गलत प्रूफ करने की क्यों कोशिश करी दान सिंह कन्याल जी? वो तुम्हारा बेस था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। मैं अपनी वाइफ से बात करना पसंद नहीं करने लग गया था। मैं वाइफ को बोला यार तुम्हारे पापा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला ठीक है तो कह रहे हैं। बोला वो उनका साथ देने लग गई, झूठ में उनका साथ देने लग गई है। बोला ठीक कह रहे हैं। बोला ठीक है मैं बात नहीं करूँगा। मैं 1 हफ्ता रहा वहाँ पे, आया। मैं बोला यार अब बताओ क्या है ये? आमने सामने बात करी। मैंने क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं करूँ, मैं भी करूँ तुम्हारी, मैं भी बताऊँ तुम्हारे बारे में इधर उधर, तुम क्या करते हो? हाँ बताओ। बोला मेरी वाइफ बोली बताओ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बोला बताओ। फिर ठीक है, मैंने एक इनके पापा से बच्चा मांगने वाली बात, इनके जिनको ये आज दुश्मन मानते हैं, हमारे अंजू बहन और अंजू बहन की माँ, जिनको ये सबसे ज़्यादा उनसे नफ़रत हो गई है पूजा जी की वजह से। पूजा जी नाम हाइड है, जो इसकी सबसे क्लोज़ फ्रेंड थी, जिसने इसका ब्रेन वॉश करके उनसे झगड़ा कराया था, उनको बोल दिया। अब इनको लग गई डर। बोला तुमने बाहर बात क्यों करी? मैं बोला तुमने क्यों करी मेरे कज़न को मेरे खिलाफ़? क्या बोलना चाहते हो आप? मेरे कज़न को क्यों बताया? चलो मेरे भाई को बोला, मेरे पापा को बोला, ठीक है घर के अंदर है। तुमने बाहर, वैसे कज़न भी घर के अंदर है बट उनका परिवार अलग है ना, एक वो मेरे लिए रिस्पेक्ट रखते हैं। तुमने वहाँ पे क्यों बोला भाई? तो मैंने भी बोल दिया तुम्हारे मैं तो अंजू बहन को अच्छा ही मानता हूँ, उन्होंने तो रिश्ता बचाया था, इतनी अच्छी सोच है उनकी, सॉरी बुलवाया था तुमसे, वो खुद ही हाथ जोड़ रहे थे, तो मैं तो उनको अच्छा मानूंगा ही ना। मेरे लिए बुरा थोड़ी है वो, मेरे लिए तो अच्छे हैं वो। मेरे लिए तो आज अच्छी ये पूजा जी हो गई हैं जो मुझे अच्छा बनने की मेरे लिए भी अच्छी बनती थी ये, बट इनको पता नहीं था इनके अंदर क्या है हैं? क्यों? तो ये बात हुई भाई कहानी। फिर मैंने भी 1-2 मैसेज इनके वहाँ पे डाल दिए। मैं बोला अब देखो क्या होता है बाहर बोल के। अब इनका भी अब इनको तो प्लानिंग के हिसाब से अच्छा ही हो गया हो।
ये तो यही चाह रहे थे कि मैं यहाँ से कुछ गलत करूँ। फिर इनका पासबुक मेरे को गांव में जब मैं गया था पूजा के टाइम पे, तो वहाँ पे मेरे को, क्योंकि हमारा होम एड्रेस ना वहीं का है अभी, तो आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से वो वहाँ पे मेरे को मिल गया वो पासबुक चेक। मैंने रिसीव कर लिया पोस्टमैन से, डायरेक्ट मैंने रिसीव कर लिया। मैंने ये क्या है, ऐसे पलट के देख रहा हूँ, मतलब ये क्या आ गया, और उसमें लिखा है गीता मेहरा, वाइफ ऑफ मी। मैं देख रहा हूँ ये क्या आ गया यार, क्या कर दिया गीता जी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या आ गया। देख रहा हूँ खोल के तो उसमें आ रहा है पासबुक। वो अच्छा है मेरे हाथ में आ गया, अगर इनके हाथ में पता जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता इनका पासबुक भी खुल चुका है। तो देख रहा हूँ इनका पासबुक भी खुला है। तो मैं जब वहाँ से वापस आया, मैंने फ़ोन पे भी बोला तुम्हारा पासबुक आया है, क्यों खुलवाया है। बोला मुझे चाहिए था। मैंने ठीक है। आया, मैं पूछा यार ये पासबुक किस लिए खोला, मुझे तो बता देती थोड़ा, क्यों चाहिए था तुम्हें पासबुक। बोला तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ तुमसे पूछ के नहीं करूँगी। टोन चेंज, टोन कंटिन्यू चेंज, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, टोन कंटिन्यू चेंज। मैं बोला यार, फिर भी मैंने रिश्ता बनाने के लिए मतलब चुप हो गया। समझ में आने लग गया था सब चीज़, लेकिन फिर चुप रहा थोड़ी देर। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद ये गई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने। आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर था, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर काफ़ी पुराना था, ये बदलते रहती थी बीच बीच में, कभी इसका फ़ोन इधर उधर, कभी ये नंबर वो नंबर, कभी एयरटेल चाहिए कभी जियो चाहिए, मतलब ये कैसे ना कैसे नंबर। मैं बोला मेरा तो ये नंबर परमानेंट है, पोस्ट पेड है, इसी को रखते हैं। जब हमने बरेली में आधार कार्ड बनाया था, मैंने पापा का भी बनाया था, तो वहाँ पे भी मैंने ही अपना ही नंबर दिया था, तीनों का नंबर मैंने एक ही नंबर डाला था, जो नंबर हमारा परमानेंट था। मेरा 2008 से चल रहा नंबर हो, अभी भी चल रहा है। मैंने बोला एक परमानेंट नंबर को हम ना इसी काम के लिए रखेंगे, बैंक में भी देना है। खैर इसके वाले अकाउंट में बैंक के लिए एक ही नंबर नहीं रख सकते थे, इसका ही नंबर दिया था, क्योंकि यूपीआई नेट बैंकिंग के लिए मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, वहाँ पे इनका नंबर सेपरेट था। बट आधार कार्ड में हमने एक ही नंबर रखा था, मेल भी एक ही रखा था। ये भाई साहब बीच में जाके वो भी चेंज करा लिए, इसी बीच में फरवरी स्टार्टिंग, जनवरी लास्ट में मैं आया और फरवरी स्टार्टिंग में इसने वो नंबर भी चेंज करा लिया। मुझे फिर कुछ और समझ में आने लग गया। मैं बोला क्या कर रहे हो भाई तुम, ये क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें अलग अलग क्यों होने लग कर रहे हो तुम। पापा को भी यहाँ पे, फिर इनकी माता जी ना वहाँ से नीचे से आना जाना भी करने लग गई थी इस बीच में, है ना। अब कुछ दिन हो गए थे तो आना जाना, मैं अब रिस्पेक्ट ही कर रहा था, भाई सासू हैं, प्रणाम नमस्कार आइए बैठिए। तो इस बीच में काफ़ी कुछ हो रहा था आगे। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहाँ से बात आप नेक्स्ट वीडियो में करें तो बेहतर है। 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है। इसके बाद क्या क्या हुआ है वो काफ़ी चीज़ें और आएंगी। कैसे मेरी वाइफ ये जाने के बाद वहाँ पे बच्चे का एडमिशन कराया, तुरंत वहाँ पे जॉब करने लगी थी, और मैं यहाँ से मनाता रहा, रोता रहा, ये मेरे पे वहाँ से ब्लेम लगाते रही, और पुलिस केस भी हुआ है, और काफ़ी चीज़ हुआ है आगे मैं फिर बताऊँगा। और ये कोर्ट की तारीख भी भेजी हुई है, और कोर्ट की तारीख भेज के अभी मैसेज में कह रही है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और इस बीच में पहली बार वो मेरे बच्चे के फ़ोटो, अयांश जो बड़ा बच्चा है उसकी पहली बार फ़ोटो मेरे पास कल आई है, जब मैंने ये सोशल मीडिया में डाला, जब लोगों ने इधर उधर से फ़ोटो मेरे को भेजने शुरू कर दिए। इसलिए अब आप कहोगे कि तुम मिलने क्यों नहीं गए। मैं मिलने इसलिए नहीं गया कि मैं इनके मम्मी पापा से डरता हूँ, ये बहुत ब्लेम लगाते हैं। ये इनके घर में चला गया, ये कह देंगे ये मेरे घर में हमको मारने आया है, बोल देंगे। क्योंकि जो आदमी जाके पुलिस केस कर रहा है, वहाँ से पेपर भेज रहा है, जाते मेरे खिलाफ़ काउंसलिंग डाल दी है। ये काउंसलिंग देख के डर गया था मैं, तो बोला ये क्या है यार, पुलिस का कागज़ आ गया, क्या कर दिया मैंने अपराध इतना बड़ा। तो मैं इस वजह से नहीं जा पाया वहाँ पे मिलने। सोच रहा था मैं जाऊँगा, पहले तो 1-2 महीना तो मैं सदमे में ही पड़ा रहा। अब ये मेरी वाइफ कहती है तुम्हें बच्चों से प्यार होता तो तुम तो मेरे पीछे पीछे आ जाते। अरे पीछे पीछे तो मैं आ जाता, तुमने तो पेपर भेज दिया था काउंसलिंग, तुमने तो मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं बच्चा ना उठा पाऊँ, ये अपने बच्चे के लिए न लड़ सके, इसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए तुमने काउंसलिंग डाली थी। और क्या क्या तुमने उसमें लगा रखा है उसका भी मैं अभी पर्दाफाश करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या क्या तुमने उसमें फर्जी लगा रखा है, और फर्जी तो क्या, वो एक सोची समझी चाल बना के उसको लगाया रखा है ना, उसका भी मैं पर्दाफाश करूँगा। गीता कन्याल जी, हाँ गीता कन्याल ही हो गई है वो, अब वहीं रह रही है तो, और दानसिंह कन्याल जी, सब पर्दाफाश करूँगा मैं यहाँ पे। चलो आज ये 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है, आगे भी 1 घंटे का वीडियो और बन सकता है, तो मैं जल्दी से उसको भी लेके आऊँगा गाइज।
अगर ये मेरे यहाँ पे मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। इसमें से क्लिप को भी पक्का आप जो बातें लग रही हैं गलत हैं शेयर करना यार, सपोर्ट करिएगा सोशल मीडिया। मैं इन लोगों की यहाँ पे ना वीडियो व्हाट्सअप स्क्रीन या गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं डाल पाऊँगा, उसके लिए मैंने ना फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक रखा हुआ है, वहाँ से आप वहाँ पर डाल रहा हूँ मैं। अगर ये लोग केस करते हैं तो वहाँ पे उस चैनल के लिए करेंगे, मेरे चैनल पे केस करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनके खिलाफ़ कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बस मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ यहाँ पे जो सच है, झूठ नहीं है, ये सच है। अगर इन्होंने मेरे चैनल के लिए कुछ किया ना, फिर मैं उसके लिए आगे जाके इनके खिलाफ़ कर दूँगा फिर, है ना। चैनल के लिए अगर तुम मेरे चैनल को भी बंद करने की कोशिश करते हैं तो मैं इसका आगे भी डालूँगा, ठीक है। जब गलती कर रखी है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। जब भेजा है ना तुमने पेपर है तो गलत है ये, और तुम्हारे पिताजी ने बच्चा नहीं दिया वो गलत है क्या, प्रूफ करूँगा ना मैं। अगर तुम बोलोगे यहाँ उधर मिलो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, बताता हूँ मैं गलत क्या है सही क्या है विथ प्रूफ। तो गाइज ठीक है, थैंक यू। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो दूसरे वीडियो में फिर मैं बताऊँगा इन्होंने और क्या क्या प्लानिंग करी है। तो यहाँ तक आपको प्लान समझ में आ गया होगा, बेस बन गया है, वाइफ ने पासबुक अपनी मर्ज़ी से खोला है, क्यों खोला है वो भी बताऊँगा, और क्यों ये फिर अकड़ने लगी, क्यों व्हाट्सअप पे, क्यों इसने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है वो भी बताऊँगा, और क्यों ये अपने मम्मी पापा का लिए कमरा ढूंढा इसने खुद और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी, मैं वो भी बताऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थैंक यू।